शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो कैसे आप लोग बोलो, बिंदास, जबरदस्त, जिंदाबाद। दोस्तों यस ए 402 के बाद हम देखेंगे यस ए ई 3402। ठीक है, अगर कोई इन केस अगर कोई फर्स्ट टाइम यहाँ पे सीधा जंप करके 3402 के ऊपर आया है तो मैं बोलता हूँ कुछ काम का नहीं है भाई साहब। आपको सबसे पहले यस ए 402 देखना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप यस ए ई 3402 के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, वो यस ए 402 वाला वीडियो देख लेना अगर कोई डायरेक्टली जंप करके यहाँ पे आया है तो। ठीक है, यस ए ई 3402 किसके बारे में बात करता है? एश्योरेंस रिपोर्ट ऑन कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो कंट्रोल्स है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके ऊपर के एश्योरेंस रिपोर्ट के बारे में बात होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो इतना सारा कंटेंट है क्या सर, कितना सारा कंटेंट है। इतना सारा कंटेंट पढ़ना नहीं है, ये सारा कंटेंट सिर्फ रीड मारना है भाई साहब, सिर्फ रीड मारना है। कुछ चीज़ अगर तेरे काम में आ जाती है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो कुछ काम की नहीं है वैसे चीज़ें। ठीक है, रीड मारना है सिर्फ। यस ए ई 3402 अप्लाई टू द एश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म बाय पब्लिक अकाउंटेंट। अच्छा जी, द गोल इज टू प्रोवाइड अ रिपोर्ट ऑन द कंट्रोल्स ऑफ यसो relevant to the user entities ICFR. It complements YSA 402 in that report prepared reports prepared in accordance with SAE are capable of providing appropriate evidence under SA 402। क्या सर पढ़ के बता रहे हो? देख भाई साहब, बोर हो गया ना तेरे को अभी पढ़ के? आजा इधर, आजा इधर। हमने क्या बात करी थी? हमने बात करी थी ये जो यसो है ना, वो क्या करेगा, ऑडिटर को बोलेगा कि भाई साहब तू क्या कर ले, हमारे कंट्रोल चेक करके तू क्या कर ले, यसो के कंट्रोल का रिपोर्ट दे दे। जैसे कि टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट, ये दो रिपोर्ट तू क्या कर ले, ये रिपोर्ट तू दे दे। अभी ये रिपोर्ट देने के लिए क्या करेगा, एक ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। ये ऑडिटर को अपॉइंट करने का एंगेजमेंट है ना, ये तेरा कौन सा एंगेजमेंट है? एस ए ई देख हमने बात करी है, यस ए ई 3402 वाले एंगेजमेंट है। वो क्या करेगा, तो हमको टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट दे दे, हमारे कंट्रोल को चेक करके ये इसके बारे में बात करता है। ये कहाँ से आता है तुम्हारा? ऐसे 402 से आता है। ठीक है, यही सब बातें करी है यहाँ पे, और कुछ नहीं है भाई साहब, और कुछ नहीं है। तो देखना क्या है तेरे को, कंट्रोल्स विद इन एसओ कैन इम्पैक्ट हाउ वेल यूजर एंटिटी मेंटेन्स इट्स ओन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंट्रोल सच कंट्रोल में पर्टेन टू। क्या रीड मार भाई, कोई कोई काम की बात नहीं है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, assertions about presentation and disclosure relating to ABCD and evidence that user auditors evaluate करता है और यूज करता है इन अप्लाइंग ऑडिटिंग के प्रोसेस। तो क्या बात हो रही है यहाँ पे? देख भाई साहब, तेरे कंट्रोल जो है ना येसो में, वो इम्पैक्ट किसको करेंगे? वो इम्पैक्ट करेंगे यूजर एंटिटी को। वो दूसरी एंटिटी है ना, उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं इन इट्स ओन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंट्रोल। तो यहाँ पे तुझे देखना पड़ेगा वो कंट्रोल किसके लिए इम्पैक्ट कर सकते हैं। तेरा यूजर एंटिटी है ना, उसमें जो तेरा एबीसीडी जाएगा उसके प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर को लेके एंड एविडेंस दैट यूजर ऑडिटर इवेल्युएट करेगा और यूजेस इन अप्लाइंग ऑडिटिंग प्रोसेस, उसमें तुझे देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है तेरा, एक कंपनी क्या करती है, आउटसोर्स करती है पेरोल प्रोसेसिंग टू यसो। अभी यसो के कंट्रोल्स रिगार्डिंग टाइमली रेमिटेंस ऑफ पेरोल टैक्सेस टू गवर्नमेंट, वो इंपॉर्टेंट है यूजर एंटिटी के लिए, बिकॉज लेट पेमेंट क्या कर सकते हैं, पेनल्टी लाइबिलिटी लगा देंगे यूजर एंटिटी को। ये बात हमने जैसे 402 में करी है। ठीक है, स्कोप ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल, तो रिलेवेंट कंट्रोल में क्या क्या आता है, ये जो हम बात करते हैं ना हमेशा रिलेवेंट कंट्रोल, रिलेवेंट कंट्रोल, तो रिलेवेंट कंट्रोल में क्या आते हैं? कंट्रोल्स एट एसओ इंक्लूड्स एस्पेक्ट ऑफ यूजर एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम जो मेंटेन बाय एसओ। किसने मेंटेन करी है? येसो ने मेंटेन करी है। एंड ऑल्सो मे इंक्लूड एस्पेक्ट ऑफ वन और मोर ऑफ द other component of internal control at SO such as control environment, monitoring, control activity। ये सब क्या है तुम्हारे कंट्रोल के कंपोनेंट है। कंट्रोल एनवायरनमेंट, मॉनिटरिंग, कंट्रोल एक्टिविटी। कुछ इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर याद आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है तो भी छोड़ दो। ठीक है, तो इसमें कौन से वाले कंट्रोल नहीं आते हैं? इट एक्सक्लूड्स कंट्रोल अनरिलेटेड टू यूजर एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सच एज दोज एक्सक्लूड्स कंट्रोल्स अनरिलेटेड, सॉरी हाँ तभी मैं बोलूँ कुछ गड़बड़ कैसे, अनरिलेटेड टू यूजर एंटिटीज फाइनेंशियल कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो यूजर एंटिटी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को छोड़ के अगर कोई कंट्रोल आते हैं ना, उसको हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। एंड येसो के ओन एफएस के जो कंट्रोल है ना, उसको भी हम बाजू करेंगे। तो यहाँ पे तुमको क्या देखना है, जहाँ पे यूजर एंटिटी का इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए जो कंट्रोल्स आते हैं एंड वन और मोर ऑफ द अदर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के जो भी
रिलेवेंट कंट्रोल है वो तुम्हारे कंट्रोल यहाँ पे रिलेवेंट कंट्रोल के स्कोप में आते हैं। इसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ेगा। इतनी सी बात ध्यान में रख एंड आगे बढ़, ठीक है। इसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ेगा, फिर तू क्या कर सकता है, तो देख सकता है कि कंट्रोल क्या क्या चीज़ है। अब बात आती है कि इस जो SAE ये जो स्टैंडर्ड है ना, SAE स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, इसमें जो तेरा 3402 है ना, इसमें तेरे को देखना पड़ेगा कि इसमें कवरेज क्या आता है। मतलब ये एंगेजमेंट में क्या 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 चीज़ हो सकती है, ये तभी अप्लाई करेगा ओनली ओनली व्हेन यसो टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यसो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है फॉर और कैन असर्ट द सुटेबिलिटी ऑफ डिजाइन कंट्रोल। मतलब क्या, यसो ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, यसो ने क्या बोला था कि देख भाई साहब, तो इतने सारे ऑडिटर यहाँ पे आके मत बैठो, हम क्या करते हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारे कंट्रोल अच्छे होंगे एंड हम क्या करेंगे, यूजर ऑडिटर को सॉरी सर्विस ऑडिटर को हम क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। तो क्या क्या बोलते हैं कि जो कंट्रोल है ना वो हमने सुटेबली डिजाइन किए हैं एंड ये हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो ये इस केस में तुम्हारा SAE 3402 क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। इट डज नॉट कवर एश्योरेंस एंगेजमेंट फॉर क्या, सिंपली रिपोर्टिंग वेदर कंट्रोल्स फंक्शन एज डिस्क्राइब। तो इसमें सिंपली ऐसा नहीं जाएगा कि जैसे कंट्रोल जाते हैं ना, मतलब जैसे कंट्रोल डिस्क्राइब किए हैं ना वैसे कंट्रोल फंक्शन करते हैं, ये जो सिंपल वाला रिपोर्टिंग जाता है ना इसके लिए नहीं जाएगा। एंड एग्जामिनिंग कंट्रोल्स अनरिलेटेड टू यूजर एंटिटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जैसे कि तुम्हारा प्रोडक्शन या फिर क्वालिटी कंट्रोल के जो कंट्रोल है ना उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं होती है। तो इसमें कवरेज में क्या क्या नहीं आता है, सिंपल रिपोर्टिंग, सिंपली रिपोर्टिंग वेदर कंट्रोल जो है ना वो फंक्शन करते हैं जैसे डिस्क्राइब किए हैं, इसके बारे में नहीं आएगा। यहाँ पे तुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुझे देखना पड़ेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना पड़ेगा, रिपोर्ट इशू करना पड़ेगा तेरे को। बाकी सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे कि क्या क्या तुझे देखना पड़ता है। तो इसमें सिंपल रिपोर्टिंग ऐसा नहीं जाता है कि तू कंट्रोल जो है ना जैसे डिस्क्राइब किए है वैसे ही तेरे कंट्रोल फंक्शन करते हैं, या फिर अनरिलेटेड जो है ना यूजर एंटिटी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेके वो वाले कंट्रोल यहाँ पे स्कोप से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्या, ऑब्जेक्टिव्स के बारे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं तेरे, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव किसका है, अभी सर्विस ऑडिटर का है। सबसे पहले अभी एक बात ध्यान में रखो कि अब तुम जो है ना, अब तुम यूजर ऑडिटर के रोल में से बाहर निकल चुके हो, अब तुम सर्विस ऑडिटर हो, ठीक है। अब तुम सर्विस ऑडिटर हो, जो रिपोर्ट तुमको देना था ना, जो रिपोर्ट सर्विस ऑडिटर को देना था वो अब तुमको देना है, अब तुम सर्विस ऑडिटर हो। तो सबसे पहले अब सर्विस ऑडिटर के शूज पहन लो भाई साहब, सर्विस ऑडिटर के शूज पहन लो एंड सर्विस ऑडिटर के रोल में आ जाओ फटाफट। अब सर्विस ऑडिटर हो तो अब तुमको क्या करना है, अब तुमको ऐसा रिपोर्ट इशू करना है, अब तुमको ऐसा रिपोर्ट इशू करना है, किसके बारे में, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बारे में ऐसा रिपोर्ट इशू करना है कि यूजर ऑडिटर है ना, यूजर ऑडिटर उसका यूज कर सके। मैंने क्या बोला, अब तुम कौन हो, अब तुम हो सर्विस ऑडिटर, अब तुम कौन हो, सर्विस ऑडिटर। अब सर्विस ऑडिटर तुम हो, तुमको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के यसो के कंट्रोल के बारे में ऐसा रिपोर्ट इशू करना है कि जो यूजर ऑडिटर है ना वो क्या करे, उस रिपोर्ट का फायदा उठा पाए। अब क्या हो तुम, अब तुम हो सर्विस ऑडिटर। अब तुमको क्या करना है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल का ऊपर टेस्टिंग करके तुमको ऐसा रिपोर्ट इशू करना है कि यूजर ऑडिटर है ना वो क्या करे, तुम्हारे रिपोर्ट का फायदा उठा सके, ठीक है। आइए भाई साहब आइए, यहाँ पे तो तुमको क्या करना पड़ेगा, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। देखो भाई साहब कौन सा एंगेजमेंट है रीजनेबल एश्योरेंस का, ठीक है। हमने देखे है कि यहाँ पे तुम्हारा मॉडरेट एश्योरेंस कहाँ पे जाता है, रीजनेबल एश्योरेंस कब जाता है। तो ये कौन सा एंगेजमेंट है, ये रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है। जैसे कि एश्योरेंस एंगेजमेंट में अभी तक हमने देखे PRFI एंड अभी तुम्हारा तीसरा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का। तो जब हमने PFI के बारे में देखा ना तब हमारा वहाँ पे लिमिटेड एश्योरेंस जाता है, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, मॉडरेट एश्योरेंस जाता है, क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में बात करता है। PRFI का एंगेजमेंट है ना, प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एंगेजमेंट है ना, वहाँ पे हम क्या करते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं वहाँ पे पास्ट के एफएस के ऊपर फ्यूचर के एडजस्टमेंट लगा के प्रेजेंट में आते हैं, ठीक है। नहीं पता है तो तुम क्या करो, लेक्चर जाके देख लो, ठीक है। और यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है, यहाँ पे बात आती है फिर से रीजनेबल एश्योरेंस, क्योंकि भाई साहब ये तो तुम ऑडिट के जैसे ही परफॉर्म कर रहे हो, बस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं देखते हो, तुम यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल के बारे में टेस्टिंग करते हो। तो इस वजह से यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ता है, रीजनेबल एश्योरेंस देना पड़ता है अबाउट वेदर इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट बेस्ड ऑन सुटेबल क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या है उसको हम देखेंगे, उसको साइड में रख दो। जो भी क्राइटेरिया सुटेबल है ना उसके बेसिस पे तुमको क्या करना पड़ता है, इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट तुमको देखना पड़ता है, क्या देखना है तुमको, यसोज का डिस्क्रिप्शन,
ऑफ इट्स सिस्टम, फेयरली प्रेजेंट करता है द सिस्टम एज डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड। अच्छा जी, द कंट्रोल्स रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन एसओ's डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स सिस्टम वर सुटेबली डिजाइन किए हैं एंड फेयर इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट, द कंट्रोल्स ऑपरेटेड इफेक्टिवली टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस दैट द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जो स्टेट की है एसओ के डिस्क्रिप्शन ऑफ इट सिस्टम में वर अचीव्ड थ्रू आउट द स्पेसिफिक पीरियड। सर क्या पढ़ के बता रहे हो? पढ़ के थोड़ी बता रहा हूँ भाई साहब, पढ़ के थोड़ी बता रहा हूँ, मैं तेरे को समझा रहा हूँ ना भाई साहब। इधर आना भाई साहब, देखना इधर, इधर गया मैं किधर चला, इधर चला मैं उधर चला। तो हमने देख, हमने क्या बोला था, टाइप 1 रिपोर्ट में क्या जाता है तेरा, येसो का मैनेजमेंट क्या करता है, येसो का मैनेजमेंट कुछ कुछ डिस्क्राइब करता है, डिस्क्रिप्शन देता है, किसके बारे में देता है, येसो के सिस्टम कैसे है, येसो के कंट्रोल ऑब्जेक्टिव कैसे है, एंड उसके रिलेवेंट कंट्रोल जो है ना, वो ये रिलेवेंट कंट्रोल किसके ऊपर बनाए हैं, उन्होंने कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव के ऊपर रिलेवेंट कंट्रोल बनाए हैं, वो डिजाइन किए है एंड उसको इम्प्लीमेंट किए है। ठीक है, ये जो बात आती है ना, इसी को टाइप 2 में क्या किया है हमने, ये जो स्पेसिफाइड डेट के साथ में हमने क्या किया है, स्पेसिफाइड पीरियड ऐड किया है एंड कंट्रोल के साथ में डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन के साथ में उसको ऑपरेटिंग इफेक्टिवली ये ऐड किया था हमने। अब यहाँ पे बात आती है, ये जो तेरी चीजें जाएंगी ना, क्या एसओ का सिस्टम जाएगा, एसओ के सिस्टम का डिस्क्रिप्शन जाएगा, उसके कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव जाते हैं एंड रिलेवेंट कंट्रोल जाते हैं। तो इसी के बारे में तुझे रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है क्या, कि एसओ का डिस्क्रिप्शन है ना, जो एसओ ने डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है, जो एसओ ने डिस्क्रिप्शन दिया है ना, जो एसओ ने जो यसो ने डिस्क्रिप्शन दिया ना, जो यसो ने डिस्क्रिप्शन, अरे जो यसो ने डिस्क्रिप्शन दिया है ना, किसके बारे में, इट्स सिस्टम, उसके सिस्टम के बारे में जो यसो ने डिस्क्रिप्शन दिया है ना, वो फेयरली प्रेजेंट करता है, फेयरली प्रेजेंट करता है सिस्टम एज डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड। मतलब क्या बोल रहा है ये, जो सिस्टम उसने डिजाइन किया है, जो सिस्टम उसने इम्प्लीमेंट किया है, उसी सिस्टम को वो फेयरली प्रेजेंट करता है। क्या, जो डिस्क्रिप्शन येसो ने दिया है, येसो के मैनेजमेंट ने जो लिखा है ना रिपोर्ट में, जो येसो के मैनेजमेंट ने येसो के मैनेजमेंट ने येसो ने जो रिपोर्ट में लिखा है ना, कि देख भाई हमारे सिस्टम का ये डिस्क्रिप्शन है, ये हमारा सिस्टम है, वो क्या करता है, वो जो सिस्टम है ना, वो जैसे डिजाइन किया है, जैसे इम्प्लीमेंट किया है, उसको फेयरली प्रेजेंट करता है थ्रू आउट द स्पेसिफाइड पीरियड। टाइप टू रिपोर्ट के केस में थ्रू आउट द स्पेसिफाइड पीरियड बोलेंगे एंड स्पेसिफिक डेट हम कब बोलेंगे, टाइप 1 के रिपोर्ट के केस में बोलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या आती है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जो है ना, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जो है ना, स्टेटेड इन यसो के डिस्क्रिप्शन। तो यसो के डिस्क्रिप्शन में कंट्रोल ऑब्जेक्टिव भी बोले उसने। सबसे पहले क्या बोला था, सिस्टम के बारे में बोला था, तो सिस्टम तो हमने बात करी, अब हम बात करते हैं कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव। ये जो कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव है ना, कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव एंड उसके ऊपर के रिलेवेंट कंट्रोल, इसके बारे में बात होती है, कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव एंड उसके ऊपर के रिलेवेंट कंट्रोल। तो कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव एंड उसके ऊपर के रिलेवेंट कंट्रोल, इसके बारे में तूने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन क्या करना है, the controls related to control objective stated in SOK description of its system. SOK description of its system were suitably designed throughout the specified period टाइप 2 के केस में एंड स्पेसिफिक डेट टाइप 1 के केस में। मतलब जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव उन्होंने स्टेट किए है ना, कहाँ पे स्टेट किए हैं, तो तुझे एक से एक जो लाइन है ना, ये तुझे पूरा पढ़ना है। कौन सा, येसो का डिस्क्रिप्शन ऑफ इट सिस्टम, मतलब ये लाइन को एक साथ पढ़ना है तुझे, येसो का डिस्क्रिप्शन ऑफ इट सिस्टम। तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जो येसो के डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स सिस्टम में जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव उन्होंने स्टेट किए हैं ना, वो सुटेबली डिजाइन किए हैं, मतलब वो सुटेबल है कि वो क्या करते हैं, वो तेरे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को मीट करते हैं। एंड तीसरी बात तुझे क्या बतानी है, तीसरी बात तुझे बतानी है, फेयर इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट। मतलब अगर तू टाइप 2 रिपोर्ट अगर इशू करता है, तो कंट्रोल ऑपरेटेड इफेक्टिवली टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस दैट द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स जो स्टेट किए हैं तूने एसओ के डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स सिस्टम में वर अचीव्ड थ्रू आउट द स्पेसिफिक पीरियड। ये कब जाएगा तेरा, सिर्फ टाइप 2 रिपोर्ट के केस में जाएगा, क्योंकि ऑपरेटेड इफेक्टिवली की बात होती है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली की बात कहाँ पे होती है, टाइप 2 रिपोर्ट में होती है। तो भाई साहब इतनी सारी चीजें ना, सिंपल सी बात को समझ दो। तुझे क्या करना है, तुझे रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। किसके बारे में रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है, सबसे पहले तुझे देखना है कि येसो का डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स सिस्टम क्या करता है, फेयरली प्रेजेंट करता है क्या, सिस्टम जैसे डिजाइन की है एंड इम्प्लीमेंट की है, जैसे एक्चुअल में डिजाइन इम्प्लीमेंट करी है, वैसे ही वो क्या करता है, डिस्क्रिप्शन में फेयरली प्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद में
कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जो स्टेट किए है इन एसओ का डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स सिस्टम वर सुटेबली डिजाइन, जो तुमने स्टेट किए है ना वो सुटेबली डिजाइन किए है। एंड वो क्या करते हैं, कंट्रोल ऑपरेटेड इफेक्टिवली, जहाँ पे क्या करता है एंगेजमेंट की डिमांड है, मतलब जहाँ पे तुम टाइप 2 रिपोर्ट देते हो ना, तो कंट्रोल्स ऑपरेटेड इफेक्टिवली टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस दैट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन एसओ का डिस्क्रिप्शन ऑफ इट सिस्टम वर अचीव्ड। तो तुझे क्या देखना है, फेयरली प्रेजेंट करता है और कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जो स्टेट की है वो सुटेबल है। एंड तुझे देखना है कंट्रोल्स ऑपरेटेड इफेक्टिवली। भाई साहब इतनी बार क्यों बता दिया है मैंने, क्योंकि यही चीज़ तुझे बार बार याद करनी पड़ेगी, यही चीज़ तुझे बार बार यूज़ भी करनी पड़ेगी। तो एक बार पढ़ो 1000 बार लिखो, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे तुझे क्या करना है स्पेसिफिक, जहाँ जहाँ पे तू टाइप 2 रिपोर्ट देता है ना, तो तुझे क्या लिखना है स्पेसिफाइड पीरियड। जहाँ जहाँ पे टाइप 1 देता है तो तुझे तुझे क्या करना पड़ेगा स्पेसिफिक डेट लिखना पड़ेगा। इतनी सिंपल सी बात आती है, ठीक है। एंड उसके बाद में तुझे क्या करना है, उसके बाद में तुझे टू रिपोर्ट ऑन मैटर्स इन ए अबव इन अकॉर्डेंस विद सर्विस ऑडिटर्स फाइंडिंग। तो जो जो तुझे ऊपर ऊपर जो जो तुझे मैटर मिल जाते हैं उसके ऊपर तुझे क्या करना है, उसके ऊपर तुझे सिंपल सा रिपोर्ट करना है। तो अभी इस एंगेजमेंट में अब हम क्या देखते हैं, हर एंगेजमेंट में हम क्या देखते हैं, तुझे क्या करना होता है एक्सेप्ट करना होता है, उसके बाद में परफॉर्म करना होता है, एंड उसके बाद में तुझे रिपोर्ट करना होता है। तो इस एंगेजमेंट में भी ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा उन्होंने मॉड्यूल में नहीं दिया है, ठीक है। हर एंगेजमेंट में तू एक्सेप्ट तो करेगा, परफॉर्म तो करेगा, रिपोर्ट तो देगा ही देगा। लेकिन मॉड्यूल का कंटेंट है ना, ये क्या करता है, ये बोलता है कि देख भाई साहब एंगेजमेंट की बात करता है ये, एंड उसके बाद में सीधा भाई साहब रिपोर्ट के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो एक एंगेजमेंट की बात में ही सारी बातें कर देता है। क्या बात करता है कि तेरे को इथिकल रिक्वायरमेंट का कंप्लाई करना है, क्या करना है, इथिकल रिक्वायरमेंट का कंप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो भाई साहब बात कौन से एंगेजमेंट की होती है, बात हो रही है रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट की। तो हमने बात करी जब जब रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट की बात होती है, तो रीजनेबल एश्योरेंस देने के लिए तुझे इथिकल रिक्वायरमेंट के साथ में क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंस का भी कंप्लाई करना पड़ेगा। रीजनेबल एश्योरेंस ही छोड़ो, जब जब एश्योरेंस एंगेजमेंट की बात होती है ना, तब तक तुझे इथिकल रिक्वायरमेंट के साथ में इंडिपेंडेंस करना पड़ेगा। हमने बात करी है कोई भी एंगेजमेंट होना तो इथिकल रिक्वायरमेंट तो तुझे करनी ही पड़ती है। इथिकल रिक्वायरमेंट को तुझे देखना ही देखना है, चाहे वो रिलेटेड सर्विसेज की भी क्यों ना हो, तो भी इथिकल रिक्वायरमेंट को देखना ही देखना है। इंडिपेंडेंस कब आता है, जब तेरा एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है तब इंडिपेंडेंस आता है। मतलब रिलेटेड सर्विसेज में जैसे कंपाइलेशन एंड तेरा एग्रीड अपन प्रोसीजर्स के एंगेजमेंट में तेरा जो है ना, ये इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट नहीं मीट होता है। याद आता है क्या कुछ दोस्त? उसके बाद में बात होती है, तो ये तो इथिकल रिक्वायरमेंट तुझे देखना पड़ेगा। हम क्या देख रहे हैं, हाउ सच एन एंगेजमेंट इज प्रोसीडेड विथ, मतलब उस एंगेजमेंट में तूने आगे कैसे बढ़ना है। तो सबसे पहले इथिकल रिक्वायरमेंट तो तूने क्या करने हैं, कंप्लाई करने हैं। उसके बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG एंड कम्युनिकेशन विद देम, मतलब क्या, तेरे येसो का ऑर्गेनाइजेशन है ना, येसो के ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा मैनेजमेंट एंड कौन सा TCWG है, जिसको तुझे क्या करना है, तुझे क्या करना होता है मैनेजमेंट TCWG के साथ में। सबसे पहले इंक्वायरी करनी होती है, तुझे पूछताछ करनी होती है, या फिर तुझे पूछताछ मतलब क्या, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है या फिर उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, मतलब इंक्वायरी करनी है या फिर कम्युनिकेट करना है कुछ इन्फॉर्मेशन, ये तुझे करना होता है। तो इंक्वायरी करना है तुझे, इंक्वायर करना है तुझे, इंक्वायर, अरे, तो चाहे तुझे इंक्वायरी करनी है या फिर कम्युनिकेट करना है, तो तुझे क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा अप्रोप्रिएट पर्सन कौन है। एंड साथ में तुझे WR भी तो ऑब्टेन करना होता है, लिख के तो लेना होता है कुछ चीज़ें। तो सर्विस ऑडिटर शैल इंक्वायर ऑफ रिक्वेस्ट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम कम्युनिकेट विथ क्या करेगा, या फिर अदरवाइज इंटरेक्ट किसके साथ में करेगा, येसो के साथ में। तो येसो में किसके साथ में करेगा, मैनेजमेंट TCWG के साथ में। तो सर्विस ऑडिटर ने क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि अप्रोप्रिएट पर्सन कौन होगा उसके सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर में कौन होगा वो बंदा जिसके साथ में तुमको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। अब भाई साहब बात आती है एक्सेप्टेंस एंड चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो एक्सेप्ट करने के लिए तूने क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट सर्विस ऑडिटर्स शाल ensure they have necessary capabilities and competence, ठीक है। कुछ याद आया क्या दोस्त? इससे पहले जो एश्योरेंस एंगेजमेंट का स्टैंडर्ड था ना, कौन सा, PRFI, प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे हमने बात करी थी कि भाई साहब तो क्या करता है, तो प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो प्रोस्पेक्टस में जा रहा है ना, उसके बारे में रिपोर्ट करना है तेरे को। तो भाई साहब तू कॉम्पिटेंट तो होना चाहिए ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या हो रहा है, तू एक्सेप्ट करने से पहले देख ले कि भाई साहब तू कॉम्पिटेंट है क्या, तू जो है ना,
तू कॉम्पिटेंट है क्या, तुझे देखना पड़ेगा। तो इंश्योर दैट दे हैव नेसेसरी कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस। उसके बाद में उसमें भी दूसरा पॉइंट क्या था, क्राइटेरिया जो यूज़ किया है ना उसके बारे में, उसमें भी दूसरा पॉइंट था, इसमें भी क्राइटेरिया के बारे में पॉइंट है। वेरीफाई दैट द क्राइटेरिया यूज्ड बाय एसओ टू डिस्क्राइब इट्स कंट्रोल सिस्टम आर सुटेबल एंड अवेलेबल टू द यूजर एंटिटी एंड देयर ऑडिटर्स। क्या है बात करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा। confirms that engagement scope and ESO का description are not so limited. ESO का system of description are not so limited that it is unlikely to be useful to user entity and their auditor। ये तीसरा पॉइंट क्या बात कर रहा है, तुम कंफर्म करो, कहाँ पे, एक्सेप्ट करने से पहले कंफर्म करो कि एंगेजमेंट का स्कोप है ना, एंगेजमेंट का जो स्कोप है ना तुम्हारा, एंड येसो ने जो सिस्टम का डिस्क्रिप्शन दिया है ना, आर नॉट सो लिमिटेड, मतलब वो कम नहीं है, वो लिमिटेड नहीं है, दैट इट इज अनलाइकली टू बी, मतलब वो अनलाइकली टू बी यूजफुल, मतलब वो यूज नहीं हो सकता है किसको, यूजर एंटिटी या फिर उसके ऑडिटर को। मतलब तुम देखो, एक्सेप्ट करने से पहले तुमको क्या देखना है कि भाई साहब यूजर ऑडिटर को तेरा रिपोर्ट यूज करते आना चाहिए। तो तुझे यहाँ पे क्या देखना है कि क्या मैनेजमेंट ने स्कोप को लिमिट किया है, क्या जो मैनेजमेंट ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है ना वो लिमिटेड डिस्क्रिप्शन दिया है, वो अनलाइकली होगा, अनलाइकली टू बी यूजफुल टू द यूजर एंटिटी और देयर ऑडिटर्स। तो ये चीज तुझे देखनी है। अगर ये चीज एक्सेप्ट, अगर तुझे ये चीज एक्सेप्टेबल है तभी तभी तू क्या करेगा, एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करेगा। इफ सो रिक्वेस्ट द चेंज, if so request a change in the scope of engagement before the completion of the engagement, the service auditor shall be satisfied that there is a reasonable justification for the change। तो ये हमने 210 में बात करी थी कि जब अगर चेंज करने की बात करते हैं ना मैनेजमेंट, तो तुझे क्या करना पड़ेगा, रीजनेबल जस्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। सर तो जब हम एक्सेप्ट करते ना तो हम क्या करते, तो हम सबसे पहले पीपीएफएस या एफआरएफ के हिसाब से क्या देखते, इंटरनल कंट्रोल देखते एंड मैनेजमेंट से एग्रीमेंट ऑब्टेन करते हैं कि भाई साहब हमको ऑल इन्फॉर्मेशन दे दे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दे, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे दे। तो सर इस केस में करेंगे क्या, हाँ भाई करेंगे ना, यहाँ पे नहीं दिया है तो क्या मतलब बनता है, यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन हम तो करेंगे। अभी बस यहाँ पे बात जो आती है ना वो थोड़ा थोड़ा बदल के आती है, जैसे कि तेरे को पीपीएफएस के बारे में नहीं बात करनी है ना, तो पीपीएफएस या एफआरएफ के बारे में कैसे बात करेगा। रुक तुझे दिखाता हूँ अभी एक चीज में, देख ये देख, ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ये चीज़ आती है। ये क्या आता है, तेरे को जो एग्रीमेंट ऑब्टेन करना होता है ना मैनेजमेंट के साथ में, ये एग्रीमेंट में तू क्या करेगा, सबसे पहले तुझे क्या करना होता है, पीपीएफएस या एफआरएफ के हिसाब से है क्या। लेकिन यहाँ पे तो बात आती है कि भाई साहब तेरे को पीपीएफएस नहीं देखने का है, यहाँ पे क्या देखने का है, यहाँ पे देखने का है तेरे को डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम। तो जो डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम दिया है ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम दिया है ना, हमने देखा डिस्क्रिप्शन किसका होना चाहिए, येसो का, सिस्टम का, कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स एंड उसके साथ में वो सारी चीज़ें रिलेवेंट कंट्रोल वगैरह। तो जो डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम जो बनाया है ना मैनेजमेंट ने, उसके बारे में तूने क्या करना है, उसके बारे में मैनेजमेंट से एग्रीमेंट ऑब्टेन करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है तेरा, टू प्रोवाइड सर्विस ऑडिटर विथ ऑल इन एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। अब 2 पॉइंट यहाँ पे अलग आते हैं, याद होता है तो रख ले, ठीक है, क्योंकि ये प्रोनाउंसमेंट वाला क्वेश्चन है, मॉड्यूल में नहीं है तेरा। तो अगर लिख सकता है तो हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं ना उसको। स्टेट करना चाहिए, क्या स्टेट करना चाहिए तूने, स्टेट करना चाहिए, किसने स्टेट करना चाहिए। अब ये किसके बारे में बात हो रही है, देख भाई साहब, तू कहाँ पे है, तुझे ऑब्टेन करना है एग्रीमेंट किसके साथ में, तुझे वो येसो के मैनेजमेंट के साथ में एग्रीमेंट ऑब्टेन करना है स्टार्टिंग में। तो क्या करेगा वो, उसने स्टेट करना चाहिए क्या क्राइटेरिया क्या यूज हो रहा है, एंड स्टेट क्या करना चाहिए, कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव। तो क्राइटेरिया कौन सा यूज होता है, कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव कौन से यूज होते हैं, वो क्या करना है, स्टेट करना है उसने। तो ये भी तूने क्या ध्यान दे के चलना है, ये 2 पॉइंट ध्यान दे, बाकी सारी चीजें तो ठीक है, इतना कुछ मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तू ऐसे अटेम्प्ट कर सकता है। सर अभी एक क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया क्या है। तो जो क्राइटेरिया है ना तेरा, वो सूटेबल है कि नहीं है वो देखना पड़ता है तुझे। ठीक है, तो क्राइटेरिया सबसे पहले क्या है इसको समझ, जो हमने बात करी थी ना, ये जो क्राइटेरिया जो है ना, हमने कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल के चैप्टर में हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी कि देख भाई तुम्हारे पास एफआरएफ के फ्रेमवर्क होते, इंटरनल कंट्रोल के फ्रेमवर्क होते, कौन से, जैसे कि कोसो फ्रेमवर्क होता है, कोको फ्रेमवर्क होता है, वो सारे फ्रेमवर्क होते हैं ना वहाँ पे।
वो सारे फ्रेमवर्क है क्या, वो फ्रेमवर्क ही तेरा क्या है, क्राइटेरिया है, ठीक है। वो फ्रेमवर्क ही तेरा क्राइटेरिया है, मतलब वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि भाई साहब तुझे कैसे कैसे कंट्रोल मेंटेन करने चाहिए, किस किस लेवल पे ऑपरेशन में कैसे कंट्रोल मेंटेन करने हैं, रिपोर्टिंग में कैसे कंट्रोल मेंटेन करने हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में तेरे को कैसे कंट्रोल मेंटेन करने हैं। ये जो है ना, ये क्या है, तेरा क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे भी क्या है, तुझे कंट्रोल ही मेंटेन करने हैं ना। तो ये जो क्राइटेरिया है ना, वो क्राइटेरिया कौन सा है तेरा, रेगुलेशन ने बोला है, लॉ भाई ने बोला है, सेबी ने बोला है, कि वो जो तेरा कोसो फ्रेमवर्क है उसने बोला है, कोको फ्रेमवर्क है उसने बोला है। तो जहाँ से भी चीज़ आती है ना, वो क्राइटेरिया तुझे देखना पड़ेगा कि वो क्राइटेरिया जो है ना, वो क्राइटेरिया तेरा सुटेबल है क्या, वो क्राइटेरिया जो है ना वो तेरा सुटेबल है क्या। अभी इसके लिए अगर क्वेश्चन आ सकता है तो देखना पड़ेगा कि असेसिंग द सुटेबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया, उस केस में सर्विस ऑडिटर ने क्या क्या चीज़ें डिटरमाइन करनी है, ठीक है। तो देख यहाँ पे रीड मार, तेरे को याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कि मेरे हिसाब से इतना क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आ गया तो तुझे कुछ तो दिमाग में, बैकएंड में कुछ तो होना चाहिए ना, सबकॉन्शियस में, ठीक है। तो तुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, ठीक है। जो सर्विस प्रोवाइड करता है ना, वो किस टाइप की सर्विसेज है, तभी तू क्या करेगा, क्राइटेरिया के ऊपर जा सकता है, ठीक है। प्रोसीजर्स प्रोसेस देखने पड़ेंगे तुझे, ठीक है। उसके बाद में रिलेटेड रिकॉर्ड्स एंड सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से तुझे क्या समझ में आ जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है ना रिपोर्ट में वगैरह, अदर इन्फॉर्मेशन जो यूजर एंटिटी के पास जाती है ना, वो इन्फॉर्मेशन वगैरह कैसी जाती है, ये तुझे समझना पड़ेगा। ताकि तुझे क्या देखना है भाई साहब, जो कंट्रोल है ना उसका क्राइटेरिया सुटेबल है कि नहीं देखना पड़ेगा। तो जो जो इन्फॉर्मेशन यूजर एंटिटी के पास में जा रही है ना, वो कैसे जा रही है, तो रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या है, सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, कौन से टाइप का सर्विसेज है, ये चीज़ तुझे देखनी पड़ेगी ना, तभी तू असेस कर पाएगा कि तेरा क्राइटेरिया जो है ना वो सुटेबल है कि नहीं है। तो इतनी बेसिक बेसिक सी बातें ध्यान में रख। उसके बाद में हाउ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम जो है ना डील करता है सिग्निफिकेंट इवेंट एंड कंडीशंस को, सिग्निफिकेंट बड़े बड़े इवेंट कंडीशन को, वो जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है सो जो उसका सिस्टम है ना वो कैसे डील करता है, ठीक है। प्रोसेस क्या होती है जो रिपोर्ट प्रिपेयर होते हैं, स्पेसिफाइड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, एंड कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी के कंट्रोल। अभी तुमको पता है कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी के कंट्रोल क्या है, तो वो क्या होते हैं तुमको। एंड साथ में टाइप 2 रिपोर्ट के केस में अगर चेंज होता है ना सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके सिस्टम में, तो भाई साहब वो भी तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती है भाई साहब, फालतू की चीज़ें हैं, एक बार रीड मार लो ताकि तुम्हारे बैकएंड में रह जाए क्या है भाई साहब। देख, सर्विस कौन सा है, प्रोसेस कौन सा है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे है, जहाँ से तेरा यूजर एंटिटी में क्या होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, फिर कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट वगैरह होता है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव कैसे स्पेसिफाइड किए है, प्रोसेस क्या है टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी के कंट्रोल। ऐसी वाली छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर याद होती है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो तुझे एक्सेप्ट करते समय क्या चीज़ें देखनी है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इससे पहले कौन सा एंगेजमेंट देखा था, पीआरएफआई का एंगेजमेंट, ठीक है। एंगेजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, एंगेजमेंट कौन सा था, पीआरएफआई का। तो पीआरएफआई का एंगेजमेंट जब तू एक्सेप्ट करता था ना, तो तेरे इनिशियल 2 पॉइंट कौन से थे, कि तुझे देखना पड़ेगा कि तू कॉम्पिटेंट है क्या, तू कैपेबल है क्या, कॉपी पेस्ट तुझे देखना था, क्राइटेरिया जो है ना वो सुटेबल है क्या, कॉपी पेस्ट। उसके बाद में तुझे देखना है ये जो स्कोप लिमिटेशन है क्या, कोई स्कोप लिमिट किया है क्या मैनेजमेंट ने, किसके मैनेजमेंट ने, यशो के मैनेजमेंट ने स्कोप को लिमिट किया है क्या, या फिर जो डिस्क्रिप्शन देता है ना उसको लिमिटेड डिस्क्रिप्शन दिया है ताकि वो क्या हो जाए, यूजर एंटिटी या फिर उसको ऑडिटर उसको यूज ना कर पाए। ऐसी वाली चीज़ अगर आती है तो यहाँ पे तुझे ध्यान में देना पड़ेगा। एंड अगर तुझे चेंज रिक्वेस्ट किया है तो तुझे देखना पड़ेगा रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो ही तू क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा उसको, नहीं तो नहीं करेगा। अब बता दे कि जो क्राइटेरिया है ना वो तो तुझे वेरीफाई करना है, उसके साथ में तुझे असेस करना है कि वो क्राइटेरिया जो है ना वो सूटेबल है कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहले सूटेबल जो हमने अभी देखा वो सूटेबल का पॉइंट था, ऊपर क्या है, वेरीफाई दैट क्राइटेरिया यूज्ड बाय द एसओ टू डिस्क्राइब इट्स कंट्रोल सिस्टम आर सूटेबल एंड अवेलेबल टू यूजर एंटिटी एंड देयर ऑडिटर्स। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेज में तो क्या करेगा, सूटेबल है कि नहीं देखेगा, उसके बाद में तू इवेल्यूएट तो करेगा कि सूटेबल है कि नहीं है। अभी तुझे क्या देखना है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, असेस करना है क्राइटेरिया जो है ना वो सुटेबल है क्या, उसके साथ में डिटरमाइन करना है मेंटलिटी। अभी ये दोनों के केस में तुझे 2 चीज़ें तो कॉमन है, कौन सी 2 चीज़ें कॉमन है, यहाँ पे देखना है तुझे, कंट्रोल डिज़ाइन सुटेबल है क्या, सुटेबिलिटी ऑफ कंट्रोल डिज़ाइन, ये 2 चीज़ें सेम है। उसके साथ में इवेल्यूटिंग कंट्रोल इफेक्टिवनेस फॉर टाइप 2 रिपोर्ट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल फॉर टाइप 2 रिपोर्ट। मतलब ये दोनों चीज़ें है ना, ये दोनों चीज़ें तेरी दोनों केस में सेम है। कौन से दोनों केस में, क्राइटेरिया सुटेबल है कि नहीं है उसको असेस करने के लिए एंड मेंटलिटी डिटरमाइन करने के लिए, ये दोनों चीज़ें सेम है। तो फर्क क्या आता है, फर्क आता है तेरा, सबसे पहले सर्विस ऑडिटर
इवेल्युएट करता है वेदर येसो यूज्ड अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया फॉर किसके लिए, एक तो पहले कंट्रोल डिजाइन सुटेबल है कि नहीं है एंड कंट्रोल इफेक्टिव है कि नहीं, उसके लिए तो करता ही करता है। लेकिन प्रिपेयरिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर कंट्रोल सिस्टम, प्रिपेयरिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर कंट्रोल सिस्टम, उसका जो कंट्रोल सिस्टम है ना उसका डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए जो क्राइटेरिया है ना वो सुटेबल है क्या वो भी चेक करेगा। एंड मटेरियलिटी, मटेरियलिटी के बारे में क्या बात आती है, मटेरियलिटी इज कंसिडर्ड थ्रू आउट द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एंगेजमेंट फॉर द फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम्स डिस्क्रिप्शन। मतलब क्या, ऊपर के केस में डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर कंट्रोल सिस्टम को प्रिपेयर करने के लिए तू देखेगा क्राइटेरिया सही है क्या, एंड उसको एक बार प्रिपेयर किया ना उसको प्रेजेंट करने के लिए तू देखेगा कि मटेरियलिटी का इफेक्ट आता है वहां पे। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, लेकिन भाई साहब होना तो चाहिए ना, क्लियर तो होना चाहिए, ताकि एमसीक्यू वगैरह आ जाए तो तू क्या करेगा उसको मैनेज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग येसो सिस्टम। अभी तुझे क्या करना पड़ेगा, सर्विस ऑडिटर है ना तू भाई साहब, तो येसो का सिस्टम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके कंट्रोल को देखने पड़ेंगे। भाई साहब अभी तू एक्सेप्टेंस से आगे बढ़ चुका है। ठीक है, देख एक्सेप्टेंस यहाँ तक था तेरे को, सबसे पहले तूने इथिकल रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन किया है, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी डिटरमाइन किया है, उसके बाद में एक्सेप्टेंस तूने देख लिया। अभी एक्सेप्ट करने के बाद तू प्रोसीजर्स में जा रहा है, तो अभी परफॉर्मिंग एंगेजमेंट को परफॉर्म करने में जा रहा है। तो एंगेजमेंट परफॉर्म करते समय तो क्या करेगा, सबसे पहले असेस करेगा सुटेबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया, किसके लेवल पे करेगा, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करते समय, उसके बाद में कंट्रोल सुटेबल है क्या, कंट्रोल जो डिजाइन किए है वो सुटेबल है क्या ना, ऑपरेटिंग वाले जो चीज़ है वो सुटेबल है क्या, ऑपरेटिंग वाला इफेक्टिवनेस है क्या। फिर मटेरियलिटी देखेगा किसके लिए, जो कंट्रोल डिस्क्रिप्शन किया है ना वो डिस्क्रिप्शन जो है ना सिस्टम का वो प्रेजेंट करते समय, फिर जो कंट्रोल डिजाइन किए है ना वो सुटेबल है क्या ना, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है क्या, उसके लिए देखेगा। अब तुझे देखना है अंडरस्टैंडिंग येसो का सिस्टम। अब तुझे क्या करना है, येसो का सिस्टम जो है ना उसको अंडरस्टैंड करना है। सर्विस ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ येसो सिस्टम इंक्लूडिंग कंट्रोल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, उसके साथ में एक बात आती है इंटरनल ऑडिट फंक्शन, अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अभी ये इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या है ना, हम वो इंटरनल ऑडिट वाले चैप्टर में देखेंगे। अभी के लिए समझ कि ये इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो है ना वो तेरा क्या है, वो तेरा नॉर्मल जो तेरा इंटरनल ऑडिट होता है ना वो इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट तेरा इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, इतना समझ ले। ठीक है, तो जो इंटरनल ऑडिट को हम क्यों देखते हैं, देख भाई इंटरनल ऑडिट में हम जाके देखेंगे तेरा नाम मोटा मोटी पोर्शन कवर होता है कंट्रोल का। तो अगर इंटरनल ऑडिटर ने कंट्रोल को चेक किया ना तो उसके काम को तू यूज कर सकता है, उसके काम को तू यूज कर सकता है। तो तुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट है, इंटरनल ऑडिट का फंक्शन कैसे वर्क होता है, ये समझना पड़ता है। तो अगर इफ येसो मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में अगर तेरे पास इंटरनल ऑडिट का फंक्शन है, मतलब तेरे को इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है, इंटरनल ऑडिट होता है, तो सर्विस ऑडिटर क्या करेगा, असेस करेगा उसका रिलेवेंस कि क्या तेरे एंगेजमेंट में वो रिलेवेंट है क्या। एंड दिस हेल्प्स डिटरमाइन इफ सर्विस ऑडिटर कैन रिलाई ऑन स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिटर। तो क्या इंटरनल ऑडिटर के काम का यूज कर सकता है क्या, ये चीज़ें तेरे को और आगे जाके क्लियर हो जाएंगी जब हम इंटरनल ऑडिट पढ़ेंगे। ठीक है, ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में तुझे क्या करना है, देख यहाँ पे चीज़ चीज़ बहुत आसान है। अभी यहाँ से देख ये 8, 9 एंड 10 ये 3 पॉइंट तुझे साथ में पढ़ने हैं। तो तुझे क्या देखना है, देख सिंपल सी चीज़ है, ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग रिगार्डिंग ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग। ठीक है, तो फर्क किधर है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के बारे में, उसके बाद में डिजाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में, और उसके बाद में ऑपरेटिंग ऑफ कंट्रोल्स के बारे में। तो हमने क्या बात करी है, जो हमने ऊपर बात करी थी ना डिस्क्रिप्शन के बारे में, ठीक है यहाँ नहीं करी थी, कहाँ पे करी थी हमने, एक मिनट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमने करी थी, हाँ यहाँ पे हमने करी थी। ये डिस्क्रिप्शन किसका दे रहा है तू, टेसो के सिस्टम का, तो डिस्क्रिप्शन के बारे में, उसके कंट्रोल के बारे में एंड उसका डिजाइन, जाने तो छोड़ दो यार किधर गया, डिस्क्रिप्शन के बारे में, वो जो डिस्क्रिप्शन है ना उसके बारे में तुझे क्या करना है, मतलब क्या, देख इमेजिन कर कि तू क्या कर रहा है, तू एक रिपोर्ट देख रहा है, वो रिपोर्ट के ऊपर तुझे मतलब क्या, यसो जो है ना 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 उसने क्या किया है, उसने तेरे को एक डिस्क्रिप्शन दिया है। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या, उसने लिख के दिया है, उसने लिख के दिया है कि हमारा सिस्टम ऐसा ऐसा है। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन के बारे में जो उसने लिख के दिया है ना उसके बारे में तुझे ऑब्टेन करना है एविडेंस। दूसरी चीज आती है डिजाइन ऑफ कंट्रोल। तो तुझे क्या करना है, जो कंट्रोल डिजाइन किए है ना उसके ऊपर
उसके ऊपर तुझे एविडेंस ऑब्टेन करना है। एंड तीसरी चीज़ क्या आती है, तीसरी चीज़ आती है तेरा जो कंट्रोल है ना वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है कि नहीं है उसके ऊपर। तो तीन चीज़ें क्या है, जो डिस्क्रिप्शन है ना वो डिस्क्रिप्शन सही है क्या, इसके ऊपर सबसे पहले कंफर्ट ला दे, एविडेंस ऑब्टेन कर ले। जो कंट्रोल डिज़ाइन किए ना उसके ऊपर तो क्या कर ले, एविडेंस ऑब्टेन कर ले। एंड वो कंट्रोल ऑपरेट होते हैं क्या, उसके ऊपर तो क्या कर ले, एविडेंस ऑब्टेन कर ले। तो ये कैसे ऑब्टेन करेगा तू, इंपॉर्टेंट से पॉइंट है देख। सबसे पहले क्या करेगा तू, सर्विस ऑडिटर क्या करेगा, ऑब्टेन एंड रीड, ऑब्टेन एंड रीड येसो का डिस्क्रिप्शन। तुझे किसके ऊपर कंफर्ट ऑब्टेन करना है, येसो के डिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो डिस्क्रिप्शन को क्या करेगा तू, ऑब्टेन करेगा एंड रीड करेगा, ठीक है। एंड उसके बाद में देखेगा क्या वो फेयरली प्रेजेंट किया है क्या। सिंपल सी चीज़ है ना भाई साहब, तुझे क्या करना है, डिस्क्रिप्शन सही है क्या, मतलब जो मैनेजमेंट ने लिख के दिया है ना वो सही है क्या। तो उसके लिए क्या करेगा, सबसे पहले उसको ऑप्टेन तो कर ले एंड उसके बाद में उसको रीड कर ले, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, एंड इवेल्युएट कर वेदर दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट आर फेयरली प्रेजेंटेड। उसको फेयरली प्रेजेंट किया है कि नहीं किया है वो देखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, तुझे क्या करना है, डिजाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे बात क्या आती है, सर्विस ऑडिटर शाल डिटरमाइन करेगा विच ऑफ द कंट्रोल्स एट द एसओ आर नेसेसरी। देख इंपॉर्टेंट बात है क्या, डिटरमाइन करेगा विच ऑफ द कंट्रोल्स एट एसओ आर नेसेसरी टू अचीव द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड इन द एसओ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स सिस्टम। ठीक है, ये जो हमने बात करी थी ना, ये जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के बारे में, यही उसके बारे में ही बात क्या कर रहा है ये। एक कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जो है ना उसको अचीव करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, अचीव करने के लिए उसको क्या करना है, तुमने देखने हैं कि कौन से ऐसे कंट्रोल है जो नेसेसरी है कि तेरे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। क्या बोला मैं, विच ऑफ द कंट्रोल्स, कौन से ऐसे कंट्रोल है एट एसओ आर नेसेसरी, वो नेसेसरी है टू अचीव कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है ना उसको अचीव करने के लिए कौन से कंट्रोल जो है वो नेसेसरी है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या करना है, उसके डिजाइन के ऊपर तुझे कंट्रोल एविडेंस ऑब्टेन करना है एंड असेस वेदर दे आर सुटेबली डिजाइंड। तुझे क्या करना पड़ेगा, उसको तुझे फिर उसको देखना पड़ेगा क्या उसको सुटेबली डिजाइन किया है कि नहीं किया है, ठीक है। इतनी बात आती है समझ में। क्या बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे बात हो रही है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऐसे कौन से कंट्रोल है जो तुमने देखने हैं, कौन से कंट्रोल है जो नेसेसरी है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, एंड क्या वो सुटेबली डिजाइन है क्या। उसके बाद में तुझे क्या देखना था, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। तो व्हेन प्रोवाइडिंग टाइप 2 रिपोर्ट, क्योंकि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस सिर्फ टाइप 2 रिपोर्ट में ही आता है। टेस्ट करो दोज कंट्रोल्स, कौन से कंट्रोल जो तुमने दैट हैज डिटरमाइंड, ये वाला पॉइंट कॉपी पेस्ट उठा के नीचे छाप दे। टेस्ट करो दोज कंट्रोल दैट हैज डिटरमाइंड आर नेसेसरी टू अचीव द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन द एसओ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इट सिस्टम। मतलब क्या, जो तूने ऊपर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए नेसेसरी वाले जो कंट्रोल आइडेंटिफाई किए हैं ना, वो कंट्रोल को तो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, टेस्ट करेगा। टेस्ट दोज कंट्रोल्स एंड असेस करेगा कि वो जो कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है क्या थ्रू आउट द पीरियड। इतनी सी बात आती है, इतनी सी बात आती है, ये तेरे तेरे क्या है, ये तेरे प्रोसीजर्स है। तो सिंपल सी प्रोसेस क्या है तेरा, तेरे को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है डिस्क्रिप्शन के बारे में, डिस्क्रिप्शन के बाद में डिजाइन के बारे में, एंड डिजाइन के बाद में ऑपरेटिंग इफेक्टिवली के बारे में। तो डिस्क्रिप्शन के बारे में क्या करेगा, सिंपल से चीजें, दो वर्ड याद रख, ऑब्टेन करेगा, रीड करेगा क्या, केसों का डिस्क्रिप्शन, एंड उसको बाद में क्या करेगा, फेयरली प्रेजेंट करेगा, फेयरली प्रेजेंट करेगा, फेयरली प्रेजेंट है कि नहीं है वो देखेगा। उसके बाद में डिजाइन ऑफ कंट्रोल, तो डिजाइन ऑफ कंट्रोल के लिए सबसे पहले कंट्रोल तो समझ, कौन से कंट्रोल जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए नेसेसरी है ना वो वाले कंट्रोल, एंड फिर उसको बाद में क्या कर ले, वो सुटेबली डिजाइन, सुटेबली वो डिजाइन किए है कि नहीं किए है वो तुझे देखना पड़ेगा। फिर बात आती है कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की, तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, तो कंट्रोल कौन से जो ऊपर तूने देखे ना वही वाले कंट्रोल, कौन से जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो नेसेसरी कंट्रोल है ना उसको तुझे क्या करना पड़ेगा, उसको तुझे टेस्ट करना पड़ेगा। एंड टेस्ट करने के बाद देखना पड़ेगा क्या वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली थ्रू आउट द पीरियड है कि नहीं है, ठीक है। ओ भाई साहब, उसके बाद में बात आती है सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में, उसके बाद में बात आती है सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में। तो तूने क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ इंक्वायरी, कुछ नहीं, सिर्फ इंक्वायरी, तूने सिर्फ इंक्वायरी करनी है। सर्विस ऑडिटर क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा क्या कोई ऐसे इवेंट है क्या, कौन से इवेंट जो डिस्क्रिप्शन के बाद हुए हैं लेकिन हमारे ऑडिट रिपोर्ट के डेट से पहले हुए हैं, ऐसे कोई
इवेंट आते हैं सब्सिक्वेंट, तो उसके बारे में इंक्वायरी करेगा, फालतू सी बात आती है। एंड आस्किंग फॉर WR, अब ये मजे की बात आती है, तुझे WR ऑप्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो तुम WR ऑप्टेन करते हो ना, तो यहाँ पे तेरे पॉइंट्स है ना, ये तेरे पॉइंट्स कुछ स्पेसिफिक हो जाते हैं। कैसे स्पेसिफिक हो जाते हैं? रीअफर्म द असर्शंस अकम्पनिंग द सिस्टम डिस्क्रिप्शन। अच्छा क्या है देखते, कंफर्म दे प्रोवाइडेड ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड एक्सेस एज एग्रीड। उसके बाद में डिस्क्लोज एनी नॉन इंस्टेंसेस, किसके? नॉन कंप्लायंस, फ्रॉड, अनकरेक्टेड डेविएशन। उसके बाद में डिजाइन डिफिशियंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, इंस्टेंसेस जहाँ पे कंट्रोल्स ऑपरेट नहीं किए हैं जैसे डिस्क्राइब किए थे, एंड सब्सिक्वेंट इवेंट। क्या क्या बात हो रही है यहाँ पे देख, ऊपर हमने जैसे 402 में हमने बात करी थी किसके बारे में? नॉन कंप्लायंस, फ्रॉड एंड अनकरेक्टेड डेविएशन के बारे में बात करी थी। अगर तुझे किसको? यसो को, अगर यसो को ऐसे वाले कुछ चीज़ें नॉन इंस्टेंसेस पता आ जाती है, किसके? नॉन कंप्लायंसेस विथ लॉज एंड रेगुलेशन की, फ्रॉड की, या फिर अनकरेक्टेड डेविएशन की, तो उसने क्या करने हैं? उसने तुझे बता देने हैं। तू कौन है? सर्विस ऑडिटर है। उसने क्या करने हैं? तुझे डिस्क्लोज करने हैं, डिस्क्लोज करने हैं। एंड उसने तुझे डिस्क्लोज करे है, इसके ऊपर तू क्या करेगा? WR ऑप्टेन करेगा। अभी तुझे देखना है कि ये जो डिजाइन किया है ना, ये डिजाइन में डिफिशियंसीज है क्या? डिजाइन डिफिशियंसीज है क्या कंट्रोल्स में? अगर ये तुझे पता है ना, अगर तुझे पता है, तो तेरे पास ऐसे कुछ इंस्टेंसेस आए हैं कि क्या है, डिजाइन डिफिशियंसी है कंट्रोल्स में, तो क्या करेगा? तू हमको बता देगा। ठीक है, या फिर कंट्रोल्स ऑपरेट नहीं हुए हैं जैसे डिस्क्राइब किए थे, ऐसा वाले कुछ इंस्टेंसेस आए हैं ना तेरे दिमाग में, तेरे को ड्यूरिंग द ईयर ऐसे कोई इंस्टेंसेस आए हैं तेरे सामने, या तो कंट्रोल जो डिजाइन किए हैं ना, वो डिजाइन में डिफिशियंसी है, या फिर कंट्रोल ऑपरेट करने में डिफिशियंसी है, तो ऑपरेट नहीं होते ठीक से, या फिर डिजाइन नहीं हुए ठीक से। अगर ऐसे वाले कुछ इंस्टेंसेस तेरे पास आते हैं ना, तो क्या कर ले? हमको डिस्क्लोज किए है, तो हमको डिस्क्लोज कर ले। एंड डिस्क्लोज किए हैं इसके बारे में तो क्या कर ले? हमको लिख के दे दे WR में। एंड जो सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में ऊपर तुमने इंक्वायरी करी थी ना, वो इंक्वायरी के साथ में तो क्या कर ले? उसके साथ में WR भी क्या कर ले? ऑप्टेन कर ले, सब्सिक्वेंट इवेंट दैट कुड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द सर्विस ऑडिटर्स एश्योरेंस रिपोर्ट। इसके बारे में तो क्या कर ले? लिख के ले ले। तो तेरे पास पॉइंट कितने हैं? डिस्क्लोज करने हैं। क्या क्या डिस्क्लोज करना है? किसने किसको? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने सर्विस ऑडिटर को डिस्क्लोज करना है। एंड जो डिस्क्लोज किया है इसके बारे में लिख के देना है। क्या डिस्क्लोज करना है? सबसे पहले फ्रॉड है क्या कुछ? नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन है क्या? अनकरेक्टेड डेविएशन कुछ है क्या? अगर तेरे सामने आए हैं तो क्या कर ले? सर्विस ऑडिटर को बता। डिजाइन के बारे में अगर डिफिशियंसी है तो बता दे, या फिर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली ठीक से नहीं होता है तो बता दे। एंड सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में बता दे। ठीक है, एंड उसके बाद में हम क्या बोलते हैं कि तेरे को ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ये तो तुझे हमको देना ही देना था। उसके लिए हम तुमसे एग्रीमेंट ऑब्टेन करते हैं, तो कंफर्म दे प्रोवाइडेड ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड एक्सेस एज एग्रीड। तो जैसे जैसे उन्होंने एक्सेस दिया था, जैसे जैसे उन्होंने एक्सेस को एग्री किया था ना, वैसे वैसे उन्होंने एक्सेस को क्या किया है? उन्होंने एक्सेस को दे दिया है। एंड उसके साथ में एक फालतू सा पॉइंट आता है कि रीअफर्म कर क्या? रीअफर्म क्या? असर्शंस अकम्पनिंग assertions accompanying सिस्टम डिस्क्रिप्शन से, सिस्टम डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सिस्टम डिस्क्रिप्शन को अकम्पनिंग करने के लिए जो असर्शंस है उसको क्या कर ले? रीअफर्म कर ले। इसके बारे में तो क्या कर ले? WR ऑप्टेन कर ले। अब बात आती है मजे की। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? एक बार हम क्या करते हैं इसको देख ले। क्या अभी तक हमने क्या देखा? ऊपर ऑब्जेक्टिव तो छोड़ दो अभी। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा? इथिकल रिक्वायरमेंट का क्या कंप्लाई करना है? इथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना है, इंडिपेंडेंस को कंप्लाई करना है। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG को डिटरमाइन करना है। एक्सेप्टेंस एंड चेंजेस इन द टर्म्स एंड एंगेजमेंट, तो यहाँ पे बिफोर एक्सेप्टिंग तुझे क्या देखना पड़ेगा? तो कॉम्पिटेंट है क्या? तो कैपेबल है क्या? क्राइटेरिया सुटेबल है क्या? एंड क्या उन्होंने स्कोप लिमिटेशन दिया है क्या? या फिर सिस्टम डिस्क्रिप्शन में उन्होंने क्या किया है? लिमिटेड किया है क्या, ताकि जो ना सुटेबल ना हो यूजर एंटिटी के लिए या फिर यूजर ऑडिटर के लिए। ठीक है, एंड अगर चेंज करने की बात करता है तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन है क्या? फिर हमने बात करी कि तेरे पास दो प्रोसेस है, तेरे को असेस करना है क्राइटेरिया सुटेबल है क्या, एंड तेरे को डिटरमाइन करना है मेंटलिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तुझे बात आती है कि क्राइटेरिया सुटेबल है क्या, उसके लिए तुझे क्या देखना है? जो प्रिपेयरिंग है ना, प्रिपेयर करना है ना तुझे, क्या? डिस्क्रिप्शन जो प्रिपेयर करना है ना कंट्रोल सिस्टम का, उसके टाइम पे क्राइटेरिया सुटेबल है क्या?
कंट्रोल डिज़ाइन को सूटेबल है क्या एंड कंट्रोल इफेक्टिवनेस के लिए सूटेबल है क्या देखना पड़ेगा। मटेरियलिटी के केस में वो जो प्रिपेयर करना है ना उसकी जगह पे फेयर प्रेजेंटेशन की बात आती है एंड तेरा कंट्रोल डिज़ाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस वो सेम टू सेम है। उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग येसो का सिस्टम, येसो के सिस्टम को अंडरस्टैंड कर ले, इंटरनल ऑडिट फंक्शन को अंडरस्टैंड कर ले। ये दो चीज़ें अंडरस्टैंड करने के बाद में तू क्या करेगा, तीन चीज़ों को लेकर एविडेंस ऑब्टेन करेगा। कौन सी तीन चीज़ें हैं? एक है तेरा डिस्क्रिप्शन, दूसरा है तेरा डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल एंड तीसरा है तेरा ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। तो डिस्क्रिप्शन के लिए क्या करेगा, ऑब्टेन एंड रीड येसो का डिस्क्रिप्शन एंड वो फेयरली प्रेजेंट किया है क्या वो देखेगा। डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल के लिए क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऐसे कौन से कंट्रोल से जो नेसेसरी है एंड उसको सुटेबली डिज़ाइन किया है क्या। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के लिए तू चेक क्या करेगा, सबसे पहले टाइप 2 रिपोर्ट में तो क्या करेगा, जो ऊपर वाले जो कंट्रोल थे ना, कौन से कंट्रोल, जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए नेसेसरी कंट्रोल थे उसको तू टेस्ट करेगा एंड वो ऑपरेटिंगली इफेक्टिव है क्या नहीं है ड्यूरिंग द पीरियड क्या करेगा वो देखेगा। फिर सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में इंक्वायरी करेगा एंड WR के केस में क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, रीअफर्म द असर्शंस अकम्पनिंग सिस्टम डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में कंफर्म करेगा कि उसने ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड एक्सेस दिया है। उसके बाद में डिस्क्लोज करे है सारे नॉन इंस्टेंसेस किसके बारे में, फ्रॉड के बारे में, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन एंड अनकरेक्टेड डेविएशन के बारे में। उसके बाद में डिज़ाइन में एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में अगर कुछ गड़बड़ है ना कंट्रोल्स में तो उसके बारे में भी हमको बता दिया है, सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में भी हमको बता दिया है। अब बात आती है टाइप 1 रिपोर्ट एंड टाइप 2 रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप 1 रिपोर्ट एंड टाइप 2 रिपोर्ट के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है सर, इसके बारे में तो हमने देख लिया ना भाई साहब। हाँ हमने देख लिया 402 में, यहाँ पे भी हम देखेंगे, सिमिलर सी चीज़ें हैं, यहाँ पे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बात आती है टाइप 1 रिपोर्ट में हम क्या देखते हैं, एसओ का डिस्क्रिप्शन ऑफ इट सिस्टम। वही चीज़ हम क्या करते हैं, वही चीज़ हम टाइप 2 रिपोर्ट में भी देखते हैं क्या, एसओ का डिस्क्रिप्शन ऑफ इट सिस्टम। तो डिस्क्रिप्शन तो जाता ही है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, देख भाई, एसओ का सिस्टम का डिस्क्रिप्शन जाता है, कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव जाते हैं, उसके बाद में रिलेवेंट कंट्रोल जाते हैं। टाइप 2 रिपोर्ट में कंट्रोल के साथ में तुम्हारा क्या जाता है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी जाता है, ये वाली चीज़ आती है ना। तो यहाँ पे वहाँ पे हमने क्या देखा था, वहाँ पे एसओ का मैनेजमेंट जो है ना वो क्या करता है, डिस्क्रिप्शन देता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले डिस्क्रिप्शन तो देख लिया एसओ के सिस्टम का। ठीक है, एसओ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट सिस्टम देख लिया। यहाँ पे बात आती है रिटर्न असर्शन बाय एसओ, रिटर्न असर्शन बाय एसओ दैट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एंड बेस्ड ऑन द सुटेबल क्राइटेरिया। ठीक है, जो क्राइटेरिया हमने अभी देखा है ना, वो सुटेबल क्राइटेरिया जो हमने एप्लीकेबल किया है ना उसके बेसिस पे एंड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट अ रिटर्न असर्शन बाय एसओ। अब यहाँ पे एसओ क्या करता है, एक रिटर्न असर्शन देता है किसमें, टाइप 1 रिपोर्ट में। क्या, द डिस्क्रिप्शन जो है ना फेयरली प्रेजेंट करता है एसओ का सिस्टम जैसे हमने डिजाइन किया है एंड इम्प्लीमेंट किया है एज एट स्पेसिफाइड डेट। मतलब क्या, यहाँ पे एसओ क्या करता है, असर्शन दे रहा है, रिटर्न में लिख के दे रहा है कि जो, देख हमने बात करी थी, हमने क्या बात करी थी, ये जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है ना, ये हमने यहाँ पे बात करी थी ना, कि एसओ का जो डिस्क्रिप्शन है ना, एसओ का डिस्क्रिप्शन है ना उसका सिस्टम का, वो फेयरली प्रेजेंट करता है जो हमने डिजाइन किया है एंड इम्प्लीमेंट किया है। मतलब जो हमने ऊपर लिखा है ना, जो एसओ का डिस्क्रिप्शन है ना, जो हमने SA 402 में जो टाइप 1 रिपोर्ट देखा है ना, उसमें जो डिस्क्रिप्शन देता है ना, वो पूरा डिस्क्रिप्शन, वो डिस्क्रिप्शन जो है ना फेयरली प्रेजेंट करता है उसके सिस्टम को जैसे उसने डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद में हम क्या बात करते हैं, ये तो फेयरली प्रेजेंट करता है, वो तो हम बात करते हैं। ठीक है, फेयरली प्रेजेंट करता है वो बात करते हैं। उसके बाद में हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जो स्टेटेड है ना उसको सुटेबली डिजाइन किया है एंड कंट्रोल जो है ना ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है टाइप 2 रिपोर्ट के केस में। अभी यही चीज क्या करेगा, यही चीज ये सो असर्ट करके देगा, मतलब लिख कर देगा। क्या लिख कर देगा, टाइप 1 रिपोर्ट के केस में डिस्क्रिप्शन जो है ना वो फेयरली प्रेजेंट करता है एंड कंट्रोल्स रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन एसओ का डिस्क्रिप्शन उसको सुटेबली डिजाइन किया है एज एट स्पेसिफाइड डेट। स्पेसिफाइड डेट क्यों, क्योंकि वो टाइप 1 रिपोर्ट है। एंड यही दूसरे केस में क्या है, वही रिटर्न असर्शन बाय एसओ दैट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एंड बेस्ड ऑन द सुटेबल क्राइटेरिया। डिस्क्रिप्शन क्या है तेरा, फेयरली प्रेजेंट करता है एसओ का सिस्टम जो डिजाइन किया है इंप्लीमेंट किया है थ्रू आउट स्पेसिफिक पीरियड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइप 2 रिपोर्ट है। उसके बाद में कंट्रोल्स रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन एसओ का डिस्क्रिप्शन उसको सुटेबली डिजाइन किया है थ्रू आउट स्पेसिफिक
पीरियड एंड उसके बाद में कंट्रोल जो रिलेट करते हैं कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को स्टेटेड इन एसओ को डिस्क्रिप्शन ऑपरेटिंग इफेक्टिवली थ्रू आउट स्पेसिफिक पीरियड सेम एज ऑब्जेक्टिव ऐसे सेम एज ऑब्जेक्टिव 2.2 प्यारा सेम एज ऑब्जेक्टिव 2.2 प्यारा। ठीक है, कौन से है ऑब्जेक्टिव, इसकी वजह से हमने देखा है 2.2 प्यारा के ऑब्जेक्टिव में जो है ना ये सेम चीज यहाँ पे आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख, यहाँ पे कहना क्या चाहता है, तेरे को समझ में आया क्या, मुझे इतना बता कि तेरे को समझ में आ रहा है, समझ में आया कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, इस बात को अगर तू समझ गया तो बात आती है। सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन है ना, मतलब जो हमने बात करी थी ना, कहाँ पे, यहाँ पे, जैसे 402 में जो हमने बात करी थी ना, वो डिस्क्रिप्शन में क्या डिस्क्रिप्शन में क्या देगा, वो डिस्क्रिप्शन में क्या देगा, एसओ का सिस्टम बताएगा, कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव बताएगा, रिलेवेंट कंट्रोल बताएगा, साथ में क्या करेगा डिस्क्रिप्शन में सिस्टम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव कंट्रोल रिलेवेंट कंट्रोल के साथ में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी बता देगा। ये डिस्क्रिप्शन तो एसओ के मैनेजमेंट ने दे दिया है, ये डिस्क्रिप्शन उसने दे दिया है। ठीक है, कहाँ पे, ये फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, फर्स्ट वाला पॉइंट, ये फर्स्ट वाले पॉइंट में वो सारे पॉइंट कवर हो गए। ठीक है, येसो का डिस्क्रिप्शन तो दे दिया है। यहाँ पे बात क्या आती है, यहाँ पे येसो असर्ट कर रहा है, असर्ट क्या कर रहा है कि देख भाई साहब, तेरे जो ऑब्जेक्टिव थे ना, किसके, सर्विस ऑडिटर के, तेरे जो ऑब्जेक्टिव थे ना सर्विस ऑडिटर के, रीजनेबल एश्योरेंस करना था तेरे को इन तीन चीज़ों को ऑब्टेन, ये इसके बारे में तुझे प्रोसेस परफॉर्म करने ना, ये येसो ने परफॉर्म किए हैं। एंड वो क्या करता है, वो असर्ट कर रहा है, मतलब वो लिख के दे रहा है कि ये जो सारी चीज़ें है ना वो सही है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें क्या है, सही है। मतलब क्या बोलता है, ये क्या बोल रहा है कि देख भाई साहब, ये जो डिस्क्रिप्शन जो हमने दिया है ना वो फेयरली प्रेजेंट करता है, ये जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जो हमने स्टेट किए हैं ना वो सुटेबली डिजाइन है, ये जो प्रोसेस हमने लगाया है ना वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है, जो कंट्रोल हमने लगाया ना वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है। ये क्या करता है, ये सो क्या कर रहा है, लिख के दे रहा है, मतलब उसको पता है कि ये सारा अच्छे से मामला फिट है। ठीक है, फेयरली प्रेजेंट करता है एंड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जो है ना सुटेबली डिजाइन किए, कंट्रोल क्या किए, सुटेबली डिजाइन किए है। ठीक है, बस यहाँ पे फर्क क्या आएगा, यहाँ पे स्पेसिफिक डेट आता है, यहाँ पे स्पेसिफिक पीरियड पीरियड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में तेरा सर्विस ऑडिटर का एश्योरेंस रिपोर्ट तो जाता ही है ना भाई साहब, सर्विस ऑडिटर का एश्योरेंस रिपोर्ट तो जाता है ना, जिसमें तू क्या करता है, कन्वे करता है रीजनेबल एश्योरेंस, जैसे हमने 402 में देखा था। यहाँ पे भी क्या करेगा, रीजनेबल एश्योरेंस कन्वे करेगा। एंड यहाँ पे हमने एक और चीज देखी थी, क्या करेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड उसके टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड उसके रिजल्ट को तो क्या करेगा, यहाँ पे मेंशन करेगा। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे सिर्फ ये दो दो नंबर वाला पॉइंट है ना, ये जो 2 नंबर वाला है ना, इसको तूने क्या करना है, इसको तूने ध्यान से देना है, ध्यान से देखना है, किसके केस में, SAE3402 के केस में। ठीक है, अब बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की, अब बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन सेम है तुम्हारा किसके हिसाब से, जो हमने लेटेस्ट वाला कौन सा देखा है डॉक्यूमेंटेशन, मैं बात करूँ SRE2400। ठीक है, एक बार देखे क्या, रहने दे। ठीक है, SRE2400 के बेसिस पे जो हमने देखा था ना रिव्यू एंगेजमेंट, या फिर तुम्हारा जो ऑडिट एंगेजमेंट है ना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है ना तुम्हारा, ऐसे 230 के हिसाब से ये तुम्हारा यहाँ पे सेम टू सेम मिलने वाला है। मतलब हम क्या देखते हैं भाई साहब, डॉक्यूमेंटेशन में हम क्या देखते हैं, वो बंदा कौन सा बंदा, जिसको एक्सपीरियंस तो है लेकिन तुम्हारे एंगेजमेंट में एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, सर्विस ऑडिटर शैल प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट टू क्या, एनेबल एक्सपीरियंस सर्विस ऑडिटर है, लेकिन तेरे एंगेजमेंट के साथ में उसका कुछ कनेक्शन नहीं है, उसको तेरा डॉक्यूमेंटेशन देख के उसको कुछ कुछ समझ जाए, क्या समझ आए कि तूने कौन से प्रोसेस परफॉर्म करे हैं, तेरे प्रोसेस का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट कितना था। ठीक है, एंड तूने SAE के साथ में कंप्लाई किया है क्या, या फिर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ में कंप्लाई किया है क्या, फिर रिजल्ट ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड एंड उसमें से तुझे क्या एविडेंस ऑब्टेन हुआ, फिर सिग्निफिकेंट मैटर एंड उसके ऊपर क्या कंक्लूजन थे तेरे, फिर तेरा सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट उसके ऊपर क्या कंक्लूजन थे, याद आए क्या कुछ, सेम टू सेम पॉइंट है भाई साहब। SRE2400 में जाके देखो या फिर 230 में जाके देखो, सेम टू सेम पॉइंट्स है यहाँ पे। और उल्टा तेरे एडिशनल पॉइंट भी है, एडिशनल पॉइंट क्या है कि किसने प्रोसेस परफॉर्म किए हैं, किसने, हु परफॉर्म्ड, उसके साथ में उसका क्या जाएगा, डेट जाएगा। फिर हु रिव्यूड, रिव्यू किसने किया है,
उसके साथ में भी उसका डेट जाएगा। तो ये जब फालतू से पॉइंट होते हैं ना तुम्हारे, ये तुम क्या कर सकते हो, लिख के ले सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये बात आ जाती है भाई साहब। अब आते हैं डॉक्यूमेंटेशन, तुम्हारा वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। रिपोर्टिंग की बात आती है सर, सबसे पहले पहला दूसरा पॉइंट एंड आखिरी के 3 पॉइंट हम बता देंगे। टाइटल एड्रेसी, टाइटल एड्रेसी, टाइटल में तुम क्या करोगे, इंडिपेंडेंट सर्विस ऑडिटर्स एश्योरेंस रिपोर्ट दोगे। टाइटल एड्रेसी के बाद में सर हम क्या करते हैं, हम बता देते हैं तुम्हारा डेट प्लेस सिग्नेचर, ठीक है। डेट में यही तुम्हारा नो अर्लियर देन द डेट ऑन विच सर्विस ऑडिटर हैज ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। ये तो ठीक है सर, अभी तो हमको पता हो गया है। सर रिपोर्ट इतना बड़ा है, रिपोर्ट इतना बड़ा है, ठीक है भाई साहब। हम रिपोर्ट कैसे करते हैं, हम रिपोर्ट करते हैं सबसे पहले हम रिपोर्ट जाके पढ़ते हैं एंड उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद में हम नोट्स में आके पढ़ते हैं, बस बात खत्म। ऊपर कुछ छूटा है क्या हमारा, हाईलाइट किया हुआ पॉइंट गया ना कुछ तो। अरे हाँ, एक बार है ना, मैं इसको कवर कर दूं क्या, एक बार हम क्या करेंगे, सैम्पलिंग को कवर करेंगे दोस्त। ये जो सैम्पलिंग है ना, ये जो सैम्पलिंग है ना, जो हमने 530 में पढ़ा है ना भाई साहब, सेम टू सेम है। सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या किया है, अगर इन केस तुमको ऐसा रेफरेंस करके आ जाता है ना, तुमको समझेगा नहीं कि लिखना क्या है, तो भाई साहब ये बात वही सेम टू सेम बात आती है। कौन सी बात आती है, देख भाई साहब। व्हेन सर्विस ऑडिटर क्या करता है, यूज करता है सैम्पलिंग का, द सर्विस ऑडिटर शाल क्या करेगा, क्या करेगा, कंसिडर करेगा पर्पस ऑफ प्रोसीजर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है सर, याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। सैंपल साइज को सफिशिएंट डिटरमाइन करे ताकि सैंपल रिस्क को तेरा कम हो जाए। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, कोई बात नहीं। ईच सैम्पलिंग यूनिट इन पॉपुलेशन हैज ए चांस ऑफ सिलेक्शन, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, कोई बात नहीं। If design procedures is not applicable on selected item, perform procedures on replacement item. अब याद आ रहा है, if unable to apply design procedures और suitable alternative procedures, select item, treat the item as a deviation. अब याद आ गया सर, ऐसा कुछ तो पढ़ा था, ऐसा कुछ तो पढ़ा था। तो जाके देख वहाँ पे जो पढ़ा था ना, सेम टू सेम चीज़ आती है। तुझे क्या करना है, जब तू सैम्पलिंग यूज करेगा ना, तुझे देखना है कि तेरा पर्पस क्या था प्रोसेस का, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पॉपुलेशन के, जो सैंपल साइज तूने किया है ना वो सफिशिएंट होना चाहिए तेरा सैंपल रिस्क को कम करने के लिए। ईच सैम्पलिंग यूनिट इन पॉपुलेशन हैज अ चांस ऑफ सिलेक्शन एंड इफ डिजाइन प्रोसीजर्स इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सिलेक्टेड आइटम, तो क्या कर ले, परफॉर्म कर ले रिप्लेसमेंट आइटम के ऊपर। एंड अगर नहीं कर सकता है तो क्या कर ले, उसको डेविएशन ट्रीट कर ले। ठीक है दोस्त, एक छोटा सा पॉइंट होके गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट आता है भाई साहब प्रोनाउंसमेंट में, इतना कौन पढ़ते बैठेगा भाई साहब। तो हम नहीं पढ़ते बैठते ना, तो कुछ कुछ चीज़ हमसे छूट न जाए ना, इसकी वजह से हम क्या करते, कुछ कुछ चीज़ ऐसी देखते हैं कि जहाँ पे हम क्या कर पाए, जहाँ पे हम यूज कर पाए अपना पुराना नॉलेज एंड उसको आंसर कर पाए। सर एक काम करते ना, एश्योरेंस रिपोर्ट को पढ़ते ना भाई साहब, सिंपल सी चीज़ आती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इस रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे नोट्स में ना उसको डिटेल में पढ़ना है। लेकिन हम बेसिक में फॉर्मेट तो देख लेते। बेसिक में फॉर्मेट क्या है, हम एंगेज थे रिपोर्ट करने के लिए XYZ का सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का डिस्क्रिप्शन। अच्छा जी, उसमें तुम्हारा फिर से पूरा प्रोसेस जाएगा, डेट क्या है, कौन सा क्या 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 आता है उसमें, वो सारी चीज़ें जाती है, हमको इंटरेस्ट नहीं है वो पढ़ने में, ठीक है। फिर जाता है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मेदारी क्या है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मेदारी क्या है, सबसे पहले प्रिपेयर करना है डिस्क्रिप्शन को। उसमें क्या जाएगा, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी जाएगा, मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बनाने का जिम्मेदारी किसका है, यसो का है, ठीक है। उसके बाद में प्रोवाइडिंग सर्विसेज कवर्ड बाय डिस्क्रिप्शन, वो सर्विसेज देना जो डिस्क्रिप्शन में है वो किसकी जिम्मेदारी है, एसओ की जिम्मेदारी है। स्टेटिंग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बताने की जिम्मेदारी किसकी है, एसओ की है। एंड डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिवली ऑपरेटिंग कंट्रोल्स, तो कंट्रोल्स को डिजाइन इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी भी किसकी है, एसओ की है। उसको उसका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की जिम्मेदारी भी किसकी है, एसओ की जिम्मेदारी है। तो कितनी जिम्मेदारी है एसओ की, 4 जिम्मेदारी है। प्रिपेयरिंग डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन बनाना, प्रोवाइडिंग सर्विसेज जो कवर होते हैं डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद में कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को बताना एंड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के साथ में उसका डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड उसका इफेक्टिवनेस। देख भाई साहब कैसे प्रोसेस वर्क हो रहा है। डिस्क्रिप्शन तू देता है ना रिपोर्ट में, तो डिस्क्रिप्शन देने का जिम्मेदारी किसका है, यसो का है, ठीक है। दूसरा पॉइंट थोड़ा सा अलग है कि सर्विस देने का जिम्मेदारी उसका है, लेकिन तीसरा चौथा पॉइंट फिर उसी में जाता है कि कंट्रोल ऑब्जेक्टिव स्टेट करने की जिम्मेदारी किसकी है, वो भी यसो की है।
कंट्रोल ऑब्जेक्टिव स्टेट किया है तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तेरा कंट्रोल डिजाइन करना, इम्प्लीमेंट करना एंड उसको ऑपरेट होता है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखने की जिम्मेदारी किसकी है, वो भी तेरा येसो की जिम्मेदारी है। सिंपल से बात आती है। तो सर हमारे सर्विस ऑडिटर की जिम्मेदारी कुछ होती भी है कि नहीं होती है, तो बोला भाई हमको एक्सप्रेस करना होता है, ओपिनियन ओपिनियन देने की जिम्मेदारी हमारी होती है। फिर याद रख, तू क्या करता है, स्टैंडर्ड का रेफरेंस देता है, ठीक है, स्टैंडर्ड का रेफरेंस देता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कौन सा देगा सर, ये तो हमको पता हो गया कि जिस स्टैंडर्ड में हम पढ़ते हैं उसका रेफरेंस देते हैं, तो 3402, फिर उसका नाम भी लिखते हैं सर। अच्छा जी, इथिकल रिक्वायरमेंट के बारे में हम लिखेंगे एंड साथ में हमने टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, हमको क्या करना होता है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना होता है कुछ प्रोसेस परफॉर्म करके। अब ये जो प्रोसीजर्स तू परफॉर्म करेगा ना उसके बारे में भी बता देगा, ठीक है, उसके बारे में भी बता देगा क्या है, ये जो एश्योरेंस एंगेजमेंट है हमारा, उसमें कुछ प्रोसीजर्स हम परफॉर्म करते हैं हमको एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, जिसमें हमारा क्या है, अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स सिस्टम, डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एंड ये सारे जो है ना ये हमारा ऑडिटर का जजमेंट होता है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, तो प्रोसीजर जो हम परफॉर्म करते हैं ना ये हमारा ऑडिटर का जजमेंट होता है। ये तो क्या करेगा, ये सीधा सीधा जजमेंट वाला जो पोर्शन है ना तो तेरे रिपोर्ट में लिखेगा। एंड आवर प्रोसीजर्स इंक्लूड टेस्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, क्योंकि भाई साहब ये जो रिपोर्ट है ना ये रिपोर्ट तेरा टाइप 2 का रिपोर्ट होगा, लाइक टाइप 2 का रिपोर्ट है तो यहाँ पे तू क्या करता है, तू टेस्ट भी करता है। तो अगर तेरा रिपोर्ट टाइप 2 का रिपोर्ट है ना, टाइप 2 का रिपोर्ट है ना, तो क्या करेगा, एक सेंटेंस ऐड करेगा कि हम क्या करते हैं, हम ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। एंड साथ में ओवरऑल प्रेजेंटेशन भी तो हम देखते हैं ना भाई साहब, प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। एंड जो वी बिलीव दैट द एविडेंस वी हैव ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड बेसिस ऑफ आवर ओपिनियन, जो एविडेंस हमने ऑब्टेन किया ना वो सफिशिएंट है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट सिर्फ ऐड करेंगे। उसके बाद में अलग सी बात आती है, क्या बात आती है, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें तुझे एक सेंटेंस ऐड करना पड़ता है, एक दो तीन चीजें बतानी पड़ती है। क्या, देख, XYZ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन जो प्रिपेयर किया है ना टू मीट कॉमन नीड्स ऑफ ब्रॉड रेंज ऑफ कस्टमर्स, मतलब देख हमने क्या बात करी थी, ये जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है ना, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो भाई साहब इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए सबके लिए क्या करता है, बनाता है, ठीक है, सबसे सबके लिए क्या कर रहा है वो बना रहा है। तो यहाँ पे जो है ना जो डिस्क्रिप्शन बनाया ना वो कॉमन नीड्स ऑफ ब्रॉड रेंज ऑफ कस्टमर, ब्रॉड रेंज ऑफ कस्टमर के कॉमन नीड्स के लिए वो हमने बनाया है, उन्होंने डिस्क्रिप्शन बना दिया है। एंड देयर ऑडिटर्स मे नॉट देयरफॉर इंक्लूड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम, तो इसी वजह से हर एस्पेक्ट, हर एस्पेक्ट इसमें आता ही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्योंकि हमको सारे लोगों को देखना पड़ता है ना, तो हम सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे सारे लोग आ जाएंगे ऐसा नहीं है, सारे एस्पेक्ट कवर हो जाएंगे ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड साथ में तू ये भी बताएगा, अल्सो बिकॉज ऑफ देयर नेचर कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में नॉट प्रिवेंट और डिटेक्ट ऑल एरर और ओमिशन, और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कंट्रोल्स है ना वो सारे एरर ओमिशन को प्रिवेंट या फिर डिटेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। ये चीज़ तुझे क्या करनी पड़ती है, लिमिटेशन में तुझे क्या करनी पड़ती है, बतानी पड़ती है। उसके बाद में तू ओपिनियन देता है, ठीक है, जिसमें तू ओपिनियन किन चीज़ों को लेकर देगा, जो तूने अभी रिपोर्ट में देखे ना उसी चीज़ों के ऊपर क्या फेयरली प्रेजेंट करते हैं, सुटेबली डिजाइन किए हैं कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जो हमने स्टेट किए हैं, एंड उसके बाद में ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ठीक है। ये जो तीन चीज़ें जो है ना जो तूने रिपोर्ट में देखी थी, तूने ऑब्जेक्टिव में देखी थी, उसके ऊपर ही तू क्या करेगा, ओपिनियन दे देगा भाई साहब। अच्छा जी, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल आता है, क्यों आता है, क्योंकि भाई साहब तूने क्या किया है, तूने क्या किया है, तूने टाइप 2 रिपोर्ट इशू किया है। जब तू टाइप 2 रिपोर्ट इशू करता है ना तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल का डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ता है तुझे, एंड उसके रिजल्ट भी तुझे बताने पड़ते हैं। अब बात आती है इंटेंडेड यूजर्स एंड पर्पजेस की, इंटेंडेड यूजर एंड पर्पजेस की, तो यहाँ पे तुझे एक स्टेटमेंट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि देख भाई तू सर्विस ऑडिटर है ना, तो रिपोर्ट क्यों किसको देता है, तो देता है कि यूजर ऑडिटर उसको यूज करे। तो यहाँ पे तुझे रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि भाई साहब हमारा पर्पस तो भाई इंटेंडेड है कि यूजर एंटिटी एंड उसके ऑडिटर क्या करे, हमारे ये रिपोर्ट को यूज करे। तो ये बता कि ओनली कस्टमर्स हु हैव यूज्ड सर्विसेज ऑफ एस सर्विसेज ऑफ XYZ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वही क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो इंटेंडेड किसके लिए है, येसो के
यूजर एंटिटी के लिए है एंड उसके ऑडिटर के लिए है, ये तूने क्या करना है रिपोर्ट में बता देना है। भाई साहब अब आजा, ये जो आइडेंटिफिकेशन है ना, इसको 1 मिनट के लिए होल्ड कर ले। तू पहले नीचे का पॉइंट कवर कर ले। तू क्या करता है, तू रिपोर्ट में बता देता है कि कौन सी एक्टिविटी तूने परफॉर्म की है, ठीक है। नेचर ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म बाय एसओ, उसके बाद में इंटेंडेड ओनली फॉर द यूजर एंटिटी एंड उसके ऑडिटर के बारे में तो बात करता है कि हमारा जो रिपोर्ट है ना किसके लिए, इंटेंडेड ओनली फॉर द यूजर एंटिटी एंड उसके रिपोर्ट के लिए है, ठीक है। फिर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं हमारा ओपिनियन। फिर हमने SAE 3402 के हिसाब से हमने क्या किया है, एंगेजमेंट को परफॉर्म किया है, इथिकल कंप्लाई किया है एंड हमको क्या करना है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है, ठीक है। फिर लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल्स के बारे में भी हम बात करते हैं ना भाई साहब। लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल्स के बारे में हमने बात करी थी क्या, ये एक्स्ट्रा वाला पॉइंट है ना, ये तुम्हारा एडिशनल वाला पॉइंट है। देख यहाँ पे बात करी थी लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल के बारे में। लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल के बारे में हमने क्या बात करी है कि हमने जो रिपोर्ट प्रिपेयर किया है ना वो ब्रॉड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है कि ये तुमको सुटेबल ना हो, इसमें सारे एस्पेक्ट कवर नहीं किए हैं। जैसे कि देख कभी कभी फ्यूचर के बारे में भी बात होती है। देख यहाँ पे फ्यूचर में रिस्क ऑफ प्रोजेक्टिंग ऑफ फ्यूचर पीरियड एनी इवेल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, मतलब ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है कि देखिए यहाँ पे बात आती है कि कुछ चीज़ें ना वो प्रिवेंट ना कर पाए, डिटेक्ट ना कर पाए, एरर ओमिशन को डिटेक्ट या फिर प्रिवेंट ना कर पाए। तो जो फ्यूचर में ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह आते हैं तो उसको क्या करेगा, प्रिवेंट डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये तुम्हारा क्या है, लिमिटेशन है, ठीक है। उसके बाद में तेरा तेरा क्या जाएगा, उसके बाद में तेरा क्या जाएगा, सर्विस ऑडिटर का ओपिनियन जाएगा, सेम एज ऑब्जेक्टिव जो तूने 2.2 में देखे थे या फिर जो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट में देखे थे ना। तो देख भाई, टाइप 1 रिपोर्ट में तेरे 2 चीजें आती हैं, टाइप 2 रिपोर्ट में तेरे 3 चीजें आती है। कौन सी 3 चीजें, सेम टू सेम चीजें है भाई साहब। कौन सी चीजें हैं, डिस्क्रिप्शन फेयरली प्रेजेंट किया है, सुटेबली डिजाइन किया है एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ठीक है। ये टाइप 2 रिपोर्ट में जाता है। टाइप 2 रिपोर्ट में डिस्क्रिप्शन फेयरली प्रेजेंट करते हैं एंड सुटेबली डिजाइन करते हैं। ये सेम टू सेम चीजें जो हमने ऑब्जेक्टिव में देखी थी ना भाई साहब, यही चीज इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही इतनी बार देखा है कि तुमको अभी समझ में आ गया रहेगा कि टाइप 2 रिपोर्ट में क्या जाता है एंड टाइप 1 रिपोर्ट में क्या जाता है। ये जो तेरा ऑब्जेक्टिव है ना, इसी के बारे में तो क्या करेगा, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। अब देख, उसके बाद में उसके बाद में तूने और एक चीज़ ऐड करी थी क्या, सर्विस ऑडिटर। सर्विस ऑडिटर्स के जो प्रोसेस है ना उसमें क्या है, तुमने टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस एंड स्टेटमेंट दैट सर्विस ऑडिटर बिलीव करता है कि जो एविडेंस ऑब्टेन किया है ना वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है। एंड फॉर टाइप 1 रिपोर्ट के लिए तू एक्स्ट्रा एक सेंटेंस ऐड करेगा क्या, नो प्रोसेस रिगार्डिंग कंट्रोल इफेक्टिवनेस, क्योंकि टाइप 2 रिपोर्ट के लिए तू क्या करता है, एक सेंटेंस ऐड करता है कि हमने कंट्रोल, देख रुक जा एक मिनट, टाइप 2 रिपोर्ट के लिए क्या करता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का सेंटेंस ऐड करता है। तो अगर टाइप 1 रिपोर्ट है ना तो सेंटेंस ऐड करेगा कि हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं किया है, ठीक है। एंड ये जो है ना एविडेंस हमने ऑब्टेन किया है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है, ये सेंटेंस तुझे क्या करना पड़ता है, ये सेंटेंस तुझे ऐड करना पड़ता है। तुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि टाइप 1 रिपोर्ट के लिए नो प्रोसेस रिगार्डिंग कंट्रोल इफेक्टिवनेस एंड तेरे को एक स्टेटमेंट ऐड करना पड़ता है क्या, कि तू बिलीव करता है कि एविडेंस जो ऑब्टेन किया है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है। एंड तुझे बताना पड़ता है कि सर्विस ऑडिटर के प्रोसीजर्स, मतलब तूने बताना है कि भाई साहब हमने यहाँ पे आप वहाँ हमारा प्रोफेशनल जजमेंट जो हमने यूज़ किया है, ये सारी बातें आती है। अब कितना बचा है देख, ये तो सारी चीज़ें समझ में आ गई। इसमें अलग वाला पॉइंट जो था ना वो सिर्फ लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल का था। एंड टाइप 1 रिपोर्ट में तेरे को प्रोसेस नहीं परफॉर्म करने पड़ते, टाइप 2 में करने पड़ते हैं, यहाँ पे था। इंटेंडेड यूजर तो हमने देख लिया है, तो यहाँ पे नई चीज अभी तो कुछ नहीं है। अब हम देखेंगे नई चीज। तो नई चीज में तुम्हारे पास सबसे पहले देख, यसो का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। तो यसो इज रिस्पॉन्सिबल, यसो किसके लिए जिम्मेदार है, तो हमने बात करी है यसो को क्या करना है, प्रिपेयर करना है डिस्क्रिप्शन का, साथ में उसको क्या देखना है, कंप्लीटनेस एक्यूरेसी एंड मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन वो भी देखना है। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, यसो जिम्मेदार है। प्रोवाइडिंग सर्विसेज कवर जो की है एसओ के डिस्क्रिप्शन में, उसके लिए जिम्मेदार है। स्टेटिंग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव उसने बताए है ना उसके लिए कौन जिम्मेदार है, एसओ जिम्मेदार है। एंड डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल्स को डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पे कौन सी बात आती है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन जो उसने दिया है ना, वो जो डिस्क्रिप्शन है ना उसको प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी एसओ की है। फिर हमने बोला एसओ को डिस्क्रिप्शन तो उसने दे दिया है, लेकिन उसने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव भी तो बताए हैं। जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बताए हैं उसकी जिम्मेदारी भी
एसओ की है, एसओ की है एंड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तेरा कंट्रोल जो है ना वो डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट किए हैं टू अचीव कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, उसकी जिम्मेदारी भी एसओ की है। ठीक है, साथ में यहाँ पे एक सिर्फ जो पॉइंट है ना वो अलग वाला पॉइंट है। कौन सा पॉइंट अलग वाला है? तेरे को क्या है, प्रोवाइडिंग द सर्विसेज जो कवर किए हैं एसओ के डिस्क्रिप्शन में, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसके बारे में तू बात छोड़ दे। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब, ये वाला पॉइंट अगर तेरे को समझ में आ गया तो तेरे को रिपोर्ट समझ में आ गया। तो ये वाला अगर पार्ट तेरे को समझ में आ गया तो तेरे को पूरा रिपोर्ट समझ में आ गया, ऐसा समझ। तेरे को पूरा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट 3402 समझ में आ गया, ये समझेगा तू ए वाला पार्ट से। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को सबसे पहले ध्यान से समझ, हर एक चीज को तोड़ तोड़ के देखेंगे क्योंकि ये भाई साहब मजे की बात है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है तेरे को किसको, येसो का डिस्क्रिप्शन ऑफ इट सिस्टम। मतलब क्या, ये जो पार्ट है ना येसो का डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, ये तुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, ये जो तू टाइप 1 टाइप 2 में देता है ना येसो का डिस्क्रिप्शन ऑफ इट सिस्टम, जो हमने जैसे 402 में जितनी सारी चीज़ें देखी ना, 402 के रिपोर्ट में जितनी सारी चीज़ें देखी है ना, ये सारी चीज़ें क्या है, तुम्हारा डिस्क्रिप्शन ऑफ उसका सिस्टम है। ठीक है, ये चीज़ आती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसको क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा उसका डिस्क्रिप्शन को। फिर हमने बात करी थी कि तेरे को रिटर्न में असर्शन, येसो क्या करेगा, देगा रिटर्न में असर्शन देगा। येसो मतलब क्या, येसो खुद से कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है, कहना चाहता है कि देख भाई साहब, जो येसो का सिस्टम है ना, जो डिजाइन किया है ना, वो डिस्क्रिप्शन जो हमने दिया है ना, जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया है ना, देख जैसे हम असर्शन के बारे में बात करते हैं कि तेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मैनेजमेंट बनाता है ना उसमें असर्शन क्या होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तेरा क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स के लिए असर्शन होते हैं, अकाउंट बैलेंस के लिए होते हैं। तो असर्शन मतलब क्या कहना चाहता है कि इवेंट ऑकर हुआ था, इवेंट कंप्लीट है, कट ऑफ डेट पे हुआ था, ये सारे असर्शन मतलब वो एफएस कहना चाहता है तेरे को। वैसे ही यहाँ पे यसो तेरे को रिटर्न में कुछ बताना चाहता है। क्या बताना चाहता है कि देख भाई, जो मैंने बनाया है ना, वो क्या क्या कहना चाहता है कि देख भाई, जो मैंने कंट्रोल्स बनाए हैं ना, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बनाया है ना, जो डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है ना, वो फेयरली प्रेजेंट करता है जो एक्चुअल मैंने डिज़ाइन किया है एंड इम्प्लीमेंट किया है। जो मैंने सिस्टम डिज़ाइन इम्प्लीमेंट किया है ना, वही मैंने डिस्क्रिप्शन में फेयरली प्रेजेंट किया है। ठीक है, फिर हम क्या बोलते हैं, फिर हम बोलते हैं द कंट्रोल्स रिलेटेड टू कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जो स्टेट किए है ना इन एसोस के डिस्क्रिप्शन ऑफ इट सिस्टम वर सुटेबली डिजाइन थ्रू आउट। जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव स्टेट किए थे ना, उसको हमने क्या किया है, उसको हमने सुटेबली डिजाइन किए है, उसको हमने क्या किया है, सुटेबली डिजाइन किए हैं। एंड तीसरी बात क्या बोलता है, जो कंट्रोल रिलेट करते हैं कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को, वो ऑपरेटेड इफेक्टिवली, सुटेबली डिजाइंड है एंड उसको ऑपरेटेड इफेक्टिवली है। तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है या फिर येसो क्या कर रहा है, वो लिख के दे रहा है, मतलब वो समझा रहा है कि भाई साहब ये चीज़ें ऐसे ऐसे वर्क होती है। तो ये रिपोर्ट में वो दे रहा है ना भाई साहब, तो यही चीज़ तेरा दूसरा पॉइंट है। ठीक है, यही चीज़ तेरा पहले पॉइंट का दूसरा हिस्सा है। मतलब क्या, सबसे पहले तू क्या देखेगा, सबसे पहले क्या देखेगा, येसो का डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देख लिया, फिर तो क्या देखेगा, येसो के असर्शन, मतलब जो अभी येसो ने बोले ना कि दो तीन चीजें, कि भाई साहब फेयरली प्रेजेंट करता है, सुटेबली डिजाइन किया है एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है। ठीक है, ये सारी चीजें विच इंक्लूड मैटर फॉर टाइप 2 रिपोर्ट और फॉर टाइप 1 रिपोर्ट। मतलब उसमें से टाइप 1 रिपोर्ट के लिए है तो दो ही चीज़ें बताएगा, टाइप 2 रिपोर्ट के लिए तो तीन चीज़ें बताएगा। तो ये पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई कर ले, क्या आइडेंटिफाई कर ले कि तेरा येसो का डिस्क्रिप्शन वाला कौन सा पोर्शन है एंड उसके बाद में जो रिपोर्ट देना है ना, मतलब तेरा रिपोर्ट जाने से पहले, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट जाने से पहले तो क्या कर ले, ये जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, ये वाला रिपोर्ट तेरा जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ जाएगी यहाँ पे तेरी। ठीक है, मतलब पहले डिस्क्रिप्शन जाएगा फिर तेरे असर्शन जाएंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट, पहला पॉइंट समझा क्या भाई साहब, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, समझ में आएगा। उसके बाद में तू क्या देखेगा, those parts of Yeso's description of its system, if any, that have not covered by service auditor's opinion। मतलब क्या, उसने डिस्क्रिप्शन में 100 चीज़ें बताई है, लेकिन उसमें से हमने 90 चीज़ें ही चेक करी है, 10 चीज़ें हमने चेक नहीं करी है। अगर तूने 10 चीज़ चेक नहीं की है ना, तो तुझे उसको रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो यसो के डिस्क्रिप्शन में है लेकिन तूने चेक नहीं करी है। नॉट कवर्ड बाय
सर्विस ऑडिटर्स ओपिनियन। कौन सी चीज़ ऐसी है जो तेरे सर्विस ऑडिटर के ओपिनियन में कवर नहीं होती है? समझ में आया? सिंपल सी बात है ना। अब फिर से क्या चीज़ आती है? तेरा कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी के कंट्रोल के बारे में कुछ कुछ बात आती है। इफ डिस्क्रिप्शन रेफर करता है टू द नीड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल। मतलब यसो ने बोला है कि भाई साहब हमारे कंट्रोल तभी इफेक्टिव होंगे अगर यूजर एंटिटी के कंट्रोल अच्छे हैं। तो अगर अगर मतलब क्या डिस्क्रिप्शन में रेफर किया है कि भाई साहब कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल की जरूरत है, तो स्टेटमेंट तेरा जाएगा दैट, क्या स्टेटमेंट जाएगा? दैट सर्विस ऑडिटर हैज नॉट इवेल्युएटेड सुटेबिलिटी ऑफ डिजाइन और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल। तो हम कौन है? सर्विस ऑडिटर है। हम क्या करेंगे? एक स्टेटमेंट देंगे कि हमने जो है ना हैज नॉट इवेल्युएटेड, हमने देखा नहीं है क्या? सुटेबिलिटी ऑफ डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल। तो हमको यूजर एंटिटी नहीं पता है भाई साहब, तो उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल है ना, उसको हमने क्या किया है? डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस हमने उसका चेक नहीं करा है, उसके बारे में हमको नहीं पता है। एंड द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन एसओ का डिस्क्रिप्शन ऑफ इट सिस्टम कैन अचीव ओनली, वो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है ना वो ओनली अचीव हो सकते हैं अगर कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी के कंट्रोल है ना वो सुटेबली डिजाइंड है एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है अलॉन्ग विद द कंट्रोल्स एट एसओ। तो तुम जो यूजर ऑडिटर है ना उसको तुम क्या करो? एक सेंटेंस डाल के तो उसको क्या करो? उसको अवेयर कर दो। क्या अवेयर कर दो? कि भाई साहब हमारा जो एंगेजमेंट था ना उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी के कंट्रोल हमने चेक नहीं करे हैं, लेकिन ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये डिस्क्रिप्शन के साथ में तेरे यूजर एंटिटी के कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी के कंट्रोल है ना, ये देखेगा ना तभी ये डिस्क्रिप्शन सही होगा, नहीं तो ये डिस्क्रिप्शन से कोई मतलब नहीं बनता है। ये सेंटेंस तेरे को ऐड करना पड़ेगा। एंड आखिरी वाला पॉइंट क्या है? आखिरी वाला सेंटेंस क्या है तेरा? इफ सर्विसेज आर परफॉर्म्ड बाय सब सर्विसेज if services are performed by sub services organization, the nature of activities performed by sub service organization as described in the SO description of its system। मतलब क्या? ये सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या है तुम्हारा? ये बात होती है यस यस ओ की। ये बात किसकी हो रही है? यस यस ओ की बात हो रही है। तो नेचर ऑफ एक्टिविटीज कौन से परफॉर्म किए हैं? यस यस ओ ने नेचर ऑफ एक्टिविटीज कौन से परफॉर्म करे हैं इसके बारे में बात आती है। ये पैरा समझा है क्या दोस्त तेरे को? ये इंपॉर्टेंट वाला पैरा है, ये तेरे को समझा है क्या? ठीक है, अभी हमारा हो गया है रिपोर्ट। अब क्या बचता है? अब कोई नहीं, फालतू सी चीज बचती है। अब क्या है? मॉडिफाइड ओपिनियन बचता है। मॉडिफाइड ओपिनियन क्या बोलता है? इन सर्टन सिचुएशन सर्विस ऑडिटर में इशू मॉडिफाइड ओपिनियन। कब इशू करेगा भाई? सब सिंपल सी चीज है ना, तेरे को फेयरली प्रेजेंट करना था, अगर तू नहीं करता है डिस्क्रिप्शन को फेयरली प्रेजेंट तो मॉडिफाई करेगा। तेरे को सुटेबली डिजाइन करना था, अगर सुटेबली डिजाइन नहीं किए है तो मॉडिफाई करेगा। तेरे को ऑपरेटिंग इफेक्टिवली देखना था, अगर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली नहीं है तो मॉडिफाई करेगा। तेरे को अगर साई ऑप्टेन ही नहीं कर सकता है तो भी तू क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा। तो सिंपल सिंपल सी चीज आती है, इसमें कोई चीज नहीं है। देख तेरे पास तीन चीजें थी ना, एक फेयरली प्रेजेंट था, सुटेबली डिजाइन था एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली था। अगर ये चीजें नहीं है तो क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा। साथ में साई ऑप्टेन नहीं होता है तो भी मॉडिफाई करेगा। इफ मॉडिफाइड ओपिनियन इज इशूड, तो क्या करना है तूने? मस्ट क्लियरली एक्सप्लेन करना है और रीजन फॉर मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन के रीजन तो हम वैसे बता ही देते हैं। अभी बात आती है कि टाइप 2 रिपोर्ट में, मैंने आपको बोला था कि टाइप 2 रिपोर्ट में तुमको क्या करना पड़ता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड उसके रिजल्ट को बताना पड़ता है। तो कैसे बताना है इसके बारे में देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तूने बताना है कि तुमने क्या टेस्ट किए हैं, वो टेस्टिंग के डिटेल देने हैं एंड उसका डेविएशन भी तुमने बता देना है। तूने क्या बताना है? टेस्ट तूने क्या की है उसका डिटेल लेना है। मतलब तूने क्या बोलना है? सेपरेट सेक्शन और अटैचमेंट। ठीक है, रिपोर्ट किधर गया? रिपोर्ट किधर गया? ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला है पेज नंबर YYZZ में उन्होंने क्या किया है? ये चीज उन्होंने बताई है कि ये हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल करे है। तो उन्होंने तो क्या कर सकता है? तो अटैचमेंट ऐसे ऐड कर सकता है। ठीक है, तो अटैचमेंट दे सकता है या फिर सेपरेट सेक्शन में दे सकता है। डिस्क्राइब करेगा, क्या डिस्क्राइब करेगा? टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन द कंट्रोल्स। मतलब क्या? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड उसके रिजल्ट क्या आते हैं तुझे बताना पड़ेगा। मतलब क्या?
कौन से टेस्ट तूने परफॉर्म करे हैं, कौन से टेस्ट तूने क्या करे हैं, कौन से टेस्ट तूने क्या करे हैं, कौन से टेस्ट तूने परफॉर्म करे हैं, उसके रिजल्ट क्या आते हैं, तुझे क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मतलब क्या, टेस्ट कौन से परफॉर्म किए हैं तूने, किसके लिए तूने टेस्ट परफॉर्म किए, तूने ऑथराइजेशन के बेसिस पे टेस्ट परफॉर्म किए हैं, तूने अप्रूवल के लिए देखे, तूने क्या मेकर चेकर के कंट्रोल चेक किए हैं, तूने कौन से वाले कंट्रोल चेक किए हैं, वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो तूने टेस्ट परफॉर्म किए है ना, वो टेस्ट तू बता दे कि भाई साहब मैंने ए चेक किया है, मैंने ए चेक किया है, मैंने ए चेक किया है। तो जो जो तूने चेक किया है ना वो तू चेक कर, जो जो चेक किया है ना हर चीज तो क्या करेगा, डिटेल में बता देगा। देख भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है, अटैचमेंट दे रहा है ना, सेपरेट अटैचमेंट दे रहा है, तो भाई साहब लिख देना भाई साहब, तेरे को क्या है, तू क्या कर रहा है, तू अटैचमेंट दे रहा है ना, तू सेपरेट सेक्शन में दे रहा है, तो तूने जो चेक किया ना हर चीज बता देगा, हर चीज। क्यों? क्योंकि भाई साहब यूजर ऑडिट रहना, उसको कंफर्ट चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि भाई साहब तूने क्या क्या चेक किया है, तभी वो क्या, तू सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई साहब हाँ फेयरली प्रेजेंट करते हैं, हाँ भाई सुटेबली डिजाइन है, हाँ भाई ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है। ऑपरेटिंग इफेक्टिवली तू नहीं बोल सकता है जब तक तू सब नहीं लिखता है कि तूने चेक क्या क्या किया है। ठीक है, अगर तूने चेक किया ना तभी तू लिखेगा कि भाई साहब हाँ ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है। ठीक है, तो इसमें तू क्या क्या, इस सेक्शन में तेरा क्या आएगा, विच कंट्रोल्स वर टेस्टेड, कौन से कंट्रोल तूने चेक किए हैं, वेदर ऑल और सिलेक्शन ऑफ आइटम्स वर टेस्टेड विद इन पॉपुलेशन। मतलब तू क्या करेगा, सारे कंट्रोल चेक किए हैं क्या, या फिर सैंपल बेसिस पे किए हैं। नेचर ऑफ टेस्ट परफॉर्म्ड इन सफिशिएंट डिटेल फॉर द यूजर ऑडिटर टू असेस देयर इम्पैक्ट ऑन द रिस्क असेसमेंट। तो डिटेल में बता ताकि यूजर ऑडिटर को समझे। मतलब तू क्या बताएगा, कैसे बताएगा, मतलब तू क्या बताएगा, देख पता है क्या, तू बताएगा कि देख भाई साहब हमने 50 सैंपल सिलेक्ट करे हैं, 50 सैंपल में से 5 सैंपल या फिर 3 सैंपल क्या आए हैं, इसमें डेविएशन आया है। या फिर हमने क्या करे, 50 सैंपल चेक किए हैं, ये 50 सैंपल में हमने क्या किया है, सपोज तूने इनवॉइस वगैरह चेक किया ना, तू बोलेगा कि इसको ऑथराइज किया है क्या, वो हमने चेक किया है। इसमें तूने डेट टाइम स्टैंप वगैरह चेक किया है, ये सारी चीज चेक तूने की है। तूने बाकी सारे क्या क्या चेक किया है, कंट्रोल किसके किसके ऊपर कंट्रोल, क्या क्या कंट्रोल है, वो सारी जो जो तूने चेक किया है ना वो तू क्या करेगा, डिटेल में बताएगा। 50 सैंपल किए है, उसमें 3 डेविएशन आए थे, ऐसा। मतलब कौन से कंट्रोल चेक किए हैं, उसके बाद में सारे किए हैं, या फिर सिलेक्शन ऑफ आइटम टेस्ट पॉपुलेशन, मतलब सैंपल बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे कि सारे कर रहे हैं, वो भी तू बताएगा। एंड नेचर ऑफ टेस्ट परफॉर्म्ड इन सफिशिएंट डिटेल, वो जो टेस्ट तूने परफॉर्म किया है ना उसको सफिशिएंट डिटेल में बता दे। ठीक है, उसके बाद में रिपोर्टिंग डेविएशन, अगर तेरे को कुछ डेविएशन मिल जाता है, अगर तेरे को डेविएशन मिल जाता है कंट्रोल से, अगर आइडेंटिफाई हो जाता है तो डिस्क्लोज कर, क्या डिस्क्लोज कर, एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग दैट लेड टू द डिस्कवरी इंक्लूडिंग सैंपल साइज इफ एप्लीकेबल एंड नंबर एंड नेचर ऑफ डेविएशन नोटेड। मतलब क्या, सबसे पहली बात क्या आती है, सबसे पहली बात क्या आती है, ये बोल रहा है कि एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग, तूने कितना टेस्ट किया उसके बाद में तेरे को समझ में आता है कि भाई साहब कितना डेविएशन है। मतलब क्या, मतलब देख भाई हमने कितना, ये नीचे जो हमने बोला है ना, हमने 50 सैंपल चेक किए, या फिर हमने 50 कंट्रोल को चेक करने के बाद हमको समझ में आता है कि 3 डेविएशन है, 3 डेविएशन है। तो एक तो तू नंबर तो बता देगा, देख भाई नंबर एंड नेचर ऑफ डेविएशन, वो डेविएशन किसका है, डेविएशन है तुम्हारा ऑथराइजेशन का, ऑथराइजेशन में कंट्रोल नहीं है तो ऑथराइजेशन का डेविएशन है। तो तुझे बताना पड़ेगा कि भाई कितने नंबर में डेविएशन है, एंड वो डेविएशन का नेचर क्या है, एंड कितना परफॉर्म करने के बाद, कितना टेस्टिंग करने के बाद तेरे को समझ में आता है, कितना टेस्टिंग करने के बाद तेरे को डिस्कवरी हो जाता है। ठीक है, मतलब अभी तेरे को समझना पड़ेगा कि 50 सैंपल हमने चेक करे तब हमको 3 डेविएशन मिले, एंड 3 डेविएशन, तीन क्या है, नंबर है, एंड वो क्या है, ऑथराइजेशन के रिलेट करते हैं। तो नंबर, उसका नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग दैट लेड टू द डिस्कवरी। ठीक है, डेविएशन शुड बी रिपोर्टेड इवन इफ सर्विस ऑडिटर बिलीव्स कंट्रोल ऑब्जेक्टिव वाज स्टिल अचीव्ड। ठीक है, अगर सर्विस ऑडिटर बिलीव करता है कि भाई साहब कंट्रोल ऑब्जेक्टिव अचीव हुए हैं, फिर भी तुझे डेविएशन तो बताना ही बताना पड़ेगा, सारे डेविएशन तुझे बताने पड़ेंगे। यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड्स खत्म हो जाता है। एक काम करते हैं, अब हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, उसने आउटसोर्स किया है पेरोल प्रोसेसिंग फंक्शन, किसने, स्टार लिमिटेड ने। ठीक है, दूसरा कंपनी कौन सा है, लितल लितल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड।
लिटिल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वाला जो कंपनी है वो क्या है तुम्हारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, एंड स्टार लिमिटेड तुम्हारा क्या है, स्टार लिमिटेड तुम्हारा यूजर एंटिटी है। द ऑडिटर ऑफ स्टार लिमिटेड, तुम कौन हो, तुम ऑडिटर हो स्टार लिमिटेड के। वांट टू बी श्योर अबाउट डिस्क्रिप्शन, डिजाइन, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स एट लिटिल सॉल्यूशन थ्रू आउट द ईयर। तो तुमको कंफर्ट चाहिए कि उसका डिस्क्रिप्शन, डिजाइन, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस सही है कि नहीं है। इन दिस रिगार्ड दे रिक्वायर एश्योरेंस रिपोर्ट, उसके लिए उनको एश्योरेंस रिपोर्ट चाहिए ऑडिटर ऑफ लिटिल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से। Why the auditor of Star Limited? Why the auditor of Star Limited require an assurance report from the auditors of Little Solution Private Limited? इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ऑडिटर है ना, अभी ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर जो है ना, वो हमने बात करी थी कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर नहीं है, कंट्रोल का ऑडिटर है। लेकिन एक बात याद रखना है एमसीक्यू के लिए, क्या वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर है ना, वो कंट्रोल का भी ऑडिटर हो सकता है ना भाई साहब। वही ऑडिटर, ठीक है, वही ऑडिटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है ना, वो कंट्रोल भी चेक करके दे सकते हैं ना भाई साहब। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको इस वजह से बताया था कि भाई साहब एमसीक्यू में तो ऐसा नहीं लिखेगा कि भाई साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर है, तो ऐसा लिखेगा कि कंट्रोल को चेक करने वाला है। अभी एक्चुअल में दोनों ऑडिटर एक ही हो सकते हैं, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है ना, वही बंदा क्या करेगा, वही कंट्रोल भी तो चेक करके उसके ऊपर भी ऑडिट रिपोर्ट दे सकता है ना। तो ये बात तूने ध्यान में रखनी है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, व्हाई द ऑडिटर ऑफ स्टार लिमिटेड रिक्वायर एश्योरेंस रिपोर्ट फ्रॉम द ऑडिटर्स ऑफ लिटिल सॉल्यूशन, व्हिच एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड कास्ट सच काइंड ऑफ रिस्पांसिबिलिटी अपॉन द ऑडिटर। अच्छा जी, which type of report should be provided by the auditor of little solution and justify the reason and state the matters on which opinion is to be provided by the auditors। तो सबसे पहले ना भाई साहब, सबसे पहले मुझे मस्त वाला पॉइंट क्या दिखा पता है क्या, विच टाइप ऑफ रिपोर्ट कौन देगा, ऑडिटर देगा, मतलब सर्विस ऑडिटर कौन सी टाइप का ऑडिट रिपोर्ट देगा। तो भाई साहब तुझे क्या चेक करने, डिस्क्रिप्शन, डिजाइन, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। अगर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करना है तो तुम्हारा टाइप 2 तो यहाँ पे फिक्स हो गया। तो रीजन क्या है उसका, क्योंकि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है तो टाइप 2 हो गया। तो ये तो क्वेश्चन तुम्हारा आ जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। फिर पहला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, व्हाई द ऑडिटर्स ऑफ स्टार लिमिटेड रिक्वायर एश्योरेंस रिपोर्ट। तो भाई साहब तू कौन है, तू कौन है, तू यूजर ऑडिटर का, यूजर एंटिटी का ऑडिटर, मतलब तू यूजर ऑडिटर है। तो वो बोल रहा है कि तेरे को ये एश्योरेंस रिपोर्ट क्यों चाहिए। Why the auditors of Star Limited require assurance report from the auditors of Little Solution Private Limited? तू बता, तू क्यों चाहिए तेरे को ये रिपोर्ट। एंड विच एंगेजमेंट या फिर क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड कास्ट करता है कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन द ऑडिटर। तो तेरे को क्यों चाहिए भाई साहब, सर सिंपल है ना, हमको क्या करने, हमको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल चेक करने थे। अच्छा जी, किसने बोला है तेरे को कंट्रोल चेक करने के लिए, भाई साहब कंट्रोल तो हमको चेक करने हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बोला है कि देख, ऐसे 402 ने हमको बोला है कि देख भाई साहब तुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल चेक करना पड़ेगा। तो कंट्रोल चेक करने के लिए तू खुद जा या फिर किसी और ऑडिटर को भेज, नहीं तो तू क्या कर ले, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट ऑब्टेन करके तो उसके ऊपर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर ले। तो सबसे पहले ऐसे 402 ने बोला है तुमको क्या, ऐसे 402 ने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भाई साहब तू क्या कर ले, तुझे कंट्रोल के ऊपर एश्योरेंस रिपोर्ट ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बोले हैं, उन्होंने ऑब्जेक्टिव बात, उन्होंने कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव बताए हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है तेरे, टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज एंड उसका इंटरनल कंट्रोल के ऊपर इफेक्ट एंड डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर। सर ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं पढ़े भाई साहब, ऐसे 402 में पढ़े ना भाई साहब, 402 के ऑब्जेक्टिव ये मैच होते हैं, 3402 नहीं, ऐसे 402। क्योंकि पूछा क्या है कि कौन सा स्टैंडर्ड ने बोला है कि तेरे को ये ऑब्टेन करना है, तो हमने पापा ने बोला है ना भाई, पापा को ने, ये जूनियर है ना, 3402 जूनियर है, 402 ओरिजिनल है, तो 402 ने बोला है तभी 3402 पैदा हो गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव किसके लिखेगा, 402 के लिखेगा, ठीक है। देख भाई साहब आरटीपी में 24 में क्वेश्चन आया है, तो भाई साहब इंपॉर्टेंट बन जाएगा, अपने आप ही बन जाता है। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है भाई साहब, बहुत है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, क्या क्या भाई साहब, उसमें तो तुमको टाइप 2 रिपोर्ट देना था, क्योंकि तुमको डिजाइन, डिस्क्रिप्शन, डिजाइन के साथ में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस बता देना था, तो बात खत्म। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है तेरा, स्टेट द मैटर्स बताने हैं ऑन विच ओपिनियन इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द ऑडिटर्स। तो भाई साहब एक तो टाइप 2 रिपोर्ट है, उसमें मैटर किया जाएगा,
वही 3 चीज़ें भाई साहब जो तेरे ऑब्जेक्टिव में देखी थी, जो तूने रिपोर्ट में देखा था, जो तूने सारे रिपोर्ट में देखा था। कौन सी 3 चीज़ें? सबसे पहले देखना पड़ेगा तेरे को डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन फेयरली प्रेजेंट किया है क्या, उसके बाद में सुटेबली डिज़ाइन किया है क्या, एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है क्या नहीं है, ठीक है? वही सारी चीज़ें। तो एक प्रेजेंट फेयरली है क्या, सुटेबली डिज़ाइन है क्या, ना ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है क्या, वही वही चीज़ें आती है भाई साहब, वही चीज़ें आती है। तुझे बस समझना चाहिए कि लिखना क्या है, ठीक है? लिखना क्या है वो समझना चाहिए, उसके बाद में बातें बन जाएंगी, ठीक है? आयुर्वेदा आयुर्दा आयुर्दा आयुर्वेदा इज ए फास्ट ग्रोइंग, ठीक है? सारी चीज़ें आती है। हेडक्वार्टर है क्लाउड बेस्ड प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, क्लाउड बेस्ड प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, ठीक है? They want to engage you to provide assurance report for the one of its major client over the controls its। देख भाई साहब, एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड बेस्ड सर्विस देता है ना, तो मतलब तू तेरा ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, क्लाउड बेस्ड सर्विस का यूज करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो यूजर एंटिटी है, ठीक है? जैसे कि तुम्हारा अमेजॉन AWS है ना, वो क्या करता है, क्लाउड बेस्ड सर्विस देता है। तेरा गूगल का जो स्टोरेज है ना, तो गूगल का जो गूगल ड्राइव है, वो क्या करता है, तेरे को क्लाउड बेस्ड पे सर्विस देता है। तो ये जो सर्विस देने वाले जो एंगेजमेंट है ना, ये सर्विस देने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। जो यूज करेगा ना, वो यूजर एंटिटी है। अब ये जो तेरा एंगेजमेंट है ना, मतलब ये आयुर्वेदा है ना, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है क्लाउड बेस्ड सर्विस, मतलब ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसने क्या किया है, उसने दे वांट एंगेज यू, तुझे अपॉइंट करना चाहता है टू प्रोवाइड एश्योरेंस रिपोर्ट फॉर वन ऑफ इट्स मेजर क्लाइंट। तो उसके क्लाइंट के लिए, मतलब उसका क्लाइंट कौन है, यूजर एंटिटी है, उसके लिए वो क्या करता है, वो तुझे एंगेज करना चाहता है उसको रिपोर्ट देने के लिए। तो कैन यू प्रोवाइड सच एश्योरेंस रिपोर्ट, तो तुम दे सकते हो क्या भाई साहब, दे सकते हो ना? तो इसमें तू क्या लिखेगा, जो तेरा बेसिक है ना, जो तेरा बेसिक है इसमें तू लिखेगा, जो जो तूने अभी तक पढ़ा है ना, तू जो जो देख यहाँ पे तेरा क्या है, पैरा 2 जो है ना, मतलब जो इनिशियल स्टार्ट में तूने जो देखा है ना कि क्या होता है तेरा एंगेजमेंट, क्या होता है वो सर्विस SAE3402 क्या होता है, उसके बारे में जो तेरे को आता है वो सब तू लिख ले, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर when sub service organization, when SSO perform services for service organization, there are two alternative methods of presenting description of control। कौन से है भाई साहब, इंक्लूसिव मेथड एंड कार्व आउट मेथड, ये दो मेथड्स है, ठीक है? द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन विच मेथड विल बी यूज, ठीक है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करेगा कौन सा मेथड यूज करना है। एज एन यूजर ऑडिटर व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड यू ऑब्टेन अबाउट द कंट्रोल्स एट सर्विस सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये कब आया है तेरा, मई 15 में ये आया है क्वेश्चन, ठीक है? तो देख भाई साहब, यहाँ पे इतना सब कुछ लिखा है, एंड ये इतना ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, इतना ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। सिंपल सी बात है ना, क्या पूछा है तेरे को, क्या पूछा है, टू अल्टरनेटिव मेथड्स कौन से? देखिए, मई 15 में आया ना, इसकी वजह से इतना ज़्यादा कंटेंट है। अब आता तो भाई साहब छोटा ही लिखना है तेरे को, ठीक है? सबसे पहले बात आती है कि तेरे को दो मेथड्स कौन से, तो मेथड्स में आ जाना भाई साहब, सीधा सीधा। क्यों टाइम पास करता है? देख, तूने बेसिक बेसिक चीज़ बता दी है, तेरे पास टाइप 1 रिपोर्ट है, टाइप 2 रिपोर्ट है, ठीक है? इफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूजेस सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो इन तो क्या करेगा, देख भाई यहाँ पे इंक्लूड करेगा या फिर एक्सक्लूड करेगा सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेवेंट कंट्रोल, ठीक है? इसमें तेरे पास दो मेथड है, इंक्लूसिव मेथड और कार्व आउट मेथड, ठीक है? रिस्पेक्टिवली, मतलब इंक्लूड करेगा तो इंक्लूसिव मेथड, एक्सक्लूड करेगा तो कार्व आउट मेथड, ठीक है? इधर मेथड में तेरा बेसिक बेसिक चीज तो जानना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल, डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है? डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन एंड नेचर ऑफ प्रोसेसिंग। उसके बाद में इफ द टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट एक्सक्लूड करते हैं कंट्रोल एट सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो तू क्या करेगा, जैसे 402 अप्लाई हो जाएगा ऐसा का ऐसा किसके ऊपर, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ऐसा का ऐसा एप्लीकेबल हो जाएगा। तो तूने यहाँ पे बता दिया कि टू अल्टरनेटिव मेथड्स कौन से है, ये तूने बता दिया। साथ में ये भी बता दिया कि यूजर ऑडिटर व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड यू ऑब्टेन अबाउट कंट्रोल्स एट सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के लिए तूने क्या इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है। अगर तेरे को नहीं समझता है ना, तो क्या कर ले, बेसिक बेसिक वाले इन्फॉर्मेशन तेरे को ऑब्टेन करनी है। मतलब ऐसे 402 ऐसा का ऐसा एप्लीकेबल हो जाएगा सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए 402 के बारे में जितना तुझे पता है, जैसे कि क्या, तेरा डिग्री ऑफ इंटरेक्शन तू क्या करेगा, ऐड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियलिटी देखेगा, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन देखेगा, रिलेशनशिप देखेगा, ठीक है? एक्सपांड करेगा इंटरेक्शन किसके बारे में,
पहले यूजर एंटिटी के बारे में, एसओ के बारे में था, उसको किसके बारे में, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को भी एसओ को भी तो क्या करेगा, ऐड करेगा। ठीक है, ये वाली चीज़ें बेसिक बेसिक लिख दे एंड ये तेरा काम बन जाता है। ठीक है, ये तेरा काम बन जाता है। जो तेरे को जैसे 402 में जो जो तुझे याद आता है ना, वो तू यहाँ पे लिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड यू ऑब्टेन अबाउट कंट्रोल्स एट एसएसओ। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाला सीन लिख दे एंड उसके बाद में जैसे 402 ऐसा का वैसा एप्लीकेबल होने के बाद में क्या चीज़ें आती है, देख भाई साहब, ऐसे 402 ऐसा का ऐसा एप्लीकेबल हो जाएगा सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, अगर तेरा जो कार्व आउट मेथड है ना, कार्व आउट मेथड है, एक्सक्लूड करते हैं कंट्रोल, तो तेरे को वैसा का वैसा एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात आती है, यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारे कवर हो जाते हैं। अब तुमको करना है रिवीजन, एंड रिवीजन इसका बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले फालतू की बातें तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, फालतू की बातें हम नहीं पढ़ेंगे अभी। अब बात आती है सीधा स्कोप में। स्कोप में तुमने ध्यान रखना है कि अप्लाई करता है, अप्लाई करता है ओनली व्हेन एसओ टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड असर्ट करता है सुटेबिलिटी ऑफ इट्स डिज़ाइन। अभी तुमको समझेगा कि असर्ट करता है का मतलब क्या है, कि वो लिख के देता है कि भाई साहब डिज़ाइन अच्छे से हो चुका है। ठीक है, एंड इसमें कवर क्या नहीं होता है, कंट्रोल फंक्शन जो डिस्क्राइब किए हैं सिंपल रिपोर्टिंग वाले एंड अनरिलेटेड टू यूजर एंटिटी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले कवर नहीं होते हैं। अब तुमको समझेगा कि यहाँ पे जो तीन चीज़ें आती है ना, वो कितनी इंपॉर्टेंट आती है। तीन चीज़ें क्या है, तुमको तुमको बताना पड़ेगा। ये जो सिस्टम है ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम फेयरली प्रेजेंट करता है जो एक्चुअल में तुमने डिज़ाइन इंप्लीमेंट किया है। फिर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जो स्टेट किए देना वो सुटेबली डिज़ाइन है, एंड वो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कंट्रोल जो है ना ऑपरेटिंग करते हैं इफेक्टिवली। कंट्रोल जो है ना, क्या तीन चीज़ें हैं देख, फिर से ध्यान से समझ। क्या है, तेरा जो एक्चुअल में डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो फेयरली प्रेजेंट करता है। ठीक है, जो तेरा डिस्क्रिप्शन है ना, जो तेरा डिस्क्रिप्शन है ना, जो तू बताएगा वो डिस्क्रिप्शन, एंड तेरा एक्चुअल में डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन ये डिस्क्रिप्शन के साथ में फेयरली प्रेजेंट करता है। मतलब जो एक्चुअल में है वही हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा है। दूसरी चीज़ क्या है, सुटेबली डिज़ाइन है। सुटेबली डिज़ाइन है तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जो हमने बताया है ना, उसके रिलेटेड ही हमने क्या किया है, कंट्रोल को सुटेबली डिज़ाइन किया है। एंड जो हमने डिज़ाइन किए हैं ना कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को लेकर, वही जो कंट्रोल है ना, वो कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है, वो कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट भी करते हैं। एंड उसके बाद में ये तेरे ऑब्जेक्टिव है, एंड उसके बाद में तुम्हें रिपोर्ट देना है। अभी ये तीन ऑब्जेक्टिव तुझे याद है ना, यही तुझे तीन ऑब्जेक्टिव चेपने हैं। उसके बाद में कैसे परफॉर्म करेगा एंगेजमेंट, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले इथिकल रिक्वायरमेंट देखेगा, इंडिपेंडेंस देखेगा, मैनेजमेंट कौन है देखेगा, क्योंकि मैनेजमेंट के साथ में तुझे कम्युनिकेशन करना है, इंक्वायरी करनी है, डब्ल्यू आर ऑप्टेन करना है। एक्सेप्ट करते समय तूने क्या देखना है, एक्सेप्ट करते समय तू तू कॉम्पिटेंट है क्या, तू कैपेबल है क्या। उसके बाद में क्राइटेरिया जो है ना सुटेबल है क्या। उसके बाद में एक चीज़ आती है स्कोप लिमिटेशन की। ठीक है, एंगेजमेंट का स्कोप देख ले एंड एसओ का सिस्टम ऑफ डिस्क्रिप्शन देख ले कि वो लिमिटेड है क्या, कम है क्या। क्यों, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो अनलाइकली हो कि यूजर एंटिटी या फिर उसके ऑडिटर को यूज ही ना कर पाए। ऐसा है तो एक्सेप्ट मत कर। रिक्वेस्ट किया है चेंज को तो क्या करेगा, रीजनेबल जस्टिफिकेशन देखेगा। ठीक है, उसके बाद में दो चीज़ें आती है, ये दो चीज़ें साथ में आती है एंड ये दो चीज़ें साथ में आती है। ठीक है, असेस करना है कि जो क्राइटेरिया है वो सुटेबल है क्या, डिटरमाइन करना है मटेरियलिटी। ठीक है, क्राइटेरिया असेस करने के लिए तुझे देखना पड़ेगा प्रिपेयरिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, उसके बाद में डिज़ाइन सुटेबिलिटी एंड कंट्रोल इफेक्टिवनेस। ये तीन जगह पे तुझे देखना पड़ेगा क्राइटेरिया सुटेबल है क्या। अभी ये जो प्रिपेयर करना है डिस्क्रिप्शन, इसके टाइम पे तू क्राइटेरिया सुटेबल है क्या देखेगा, एंड उसको प्रेजेंट करने के लिए, फेयर प्रेजेंटेशन के लिए तू क्या करेगा, मटेरियलिटी देखेगा। बाद में डिज़ाइन सुटेबल है क्या एंड कंट्रोल्स जो है ना ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है क्या, वो तो तुम्हारे सेम टू सेम पॉइंट्स है। उसके बाद में अंडरस्टैंड करेगा एसओ के सिस्टम को एंड इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, दोनों को अंडरस्टैंड करेगा। उसके बाद में ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है तुझे, किसको लेकर, एक तो डिस्क्रिप्शन को लेकर, दूसरा डिजाइन को लेकर एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को लेकर। तो डिस्क्रिप्शन को सबसे पहले ऑब्टेन तो कर ले, ऑब्टेन कर ले एंड रीड कर ले डिस्क्रिप्शन को। उसके बाद में देख ले क्या उसको फेयरली प्रेजेंट किया है कि नहीं किया है। फिर डिजाइन को देखना है, डिजाइन कौन से कंट्रोल का देखेगा वो तो सबसे पहले समझ। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो नेसेसरी कंट्रोल है ना, उसको सबसे पहले डिटरमाइन कर ले एंड फिर देख ले कि वो डिजाइन किया है कि सुटेबल। फिर तुझे क्या देखना है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, कौन से कंट्रोल, वही कंट्रोल जो तूने ऊपर डिटरमाइन किए है, कौन से कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो नेसेसरी कंट्रोल है जिसको तूने डिटरमाइन किया है, उसको टेस्ट कर ले एंड टेस्ट करने के बाद वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है कि नहीं है वो देख ले। फिर सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में तू क्या कर ले, इंक्वायरी कर ले।
WR ऑप्टेन करना है। सबसे पहले जो तेरा असर्शन है ना उसको रीअफर्म कर ले, मतलब लिख के ले ले कि असर्शन जो तूने किए है ऊपर। उसके बाद में तू क्या कर ले, ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस के बारे में तू क्या कर ले, WR ऑप्टेन कर ले। डिस्क्लोज करने हैं ऑडिटर को क्या, नॉन कंप्लायंस के बारे में, नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन के बारे में, फ्रॉड के बारे में, अनकरेक्टेड डेविएशन के बारे में तूने क्या करना है, सर्विस ऑडिटर को बता देना है। ये तू लिख के दे दे कि तूने बता दिए है। डिफिशिय डिजाइन में डिफिशियंसी है ना, डिजाइन में डिफिशियंसी है कंट्रोल में, तो उसको भी तूने क्या किया है, डिस्क्लोज किया है। अगर इंस्टेंसेस वेयर कंट्रोल्स डिड नॉट ऑपरेट एज प्रिस्क्राइब, अगर ऐसा तुझे कुछ समझ में आया ना, ऐसा कुछ ध्यान में आया है, तेरे सामने आया कि कंट्रोल ऑपरेटिंग नहीं है जैसे हमने बताया था, डिस्क्राइब किया था, तो वो भी क्या करेगा, वो भी तू क्या करेगा, लिख के बता देगा कि हमने तुमको बता दिया है। एंड सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में भी तू क्या करेगा, हमको बता देगा। तो सबसे पहले नॉन कंप्लायंस, फ्रॉड एंड अनकरेक्टेड डेविएशन, उसके बाद में तू क्या करेगा, डिजाइन के बारे में, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस एंड सब्सिक्वेंट इवेंट। ठीक है, तो नॉन कंप्लायंस, फ्रॉड, अनकरेक्टेड डेविएशन, डिजाइन के बारे में, कंट्रोल्स डिड नॉट ऑपरेट इफेक्टिवली एंड सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में। उसके बाद में टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट, सबसे पहले येसो का डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे जाएगा। उसके बाद में असर्शंस असर्ट करेगा, ठीक है, रिटर्न असर्ट करेगा येसो, येसो रिटर्न असर्ट करेगा। क्या असर्ट करेगा, सबसे पहले भाई साहब वही 3 चीजें कि हमने फेयरली प्रेजेंट किया है एंड सुटेबली डिजाइन किया है एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है, यही 3 चीज आती है। एंड टाइप 1 के रिपोर्ट में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस नहीं आएगा। फिर एश्योरेंस रिपोर्ट जाएगा, सर्विस ऑडिटर का एश्योरेंस रिपोर्ट जाएगा जिसमें तू रीजनेबल एश्योरेंस देगा। एंड टाइप 2 रिपोर्ट के केस में तू टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड साथ में उसके रिजल्ट भी दे देगा। डॉक्यूमेंटेशन सेम टू सेम है भाई साहब, क्या सेम टू सेम है, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्रोसेस परफॉर्म, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्रोसेस परफॉर्म, ये इस एश्योरेंस एंगेजमेंट के हिसाब से किया है, लीगल एंड रेगुलेटरी के हिसाब से किया है, किसने परफॉर्म किया है, किसने रिव्यू किया है, ये भी तो क्या करेगा, बता देगा। उसके बाद में रिजल्ट ऑफ प्रोसीजर्स अन एविडेंस क्या तुमको ऑब्टेन हुआ। उसके बाद में सिग्निफिकेंट मैटर, उसके ऊपर कंक्लूजन, सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट, उसके ऊपर कंक्लूजन, ये सेम टू सेम बात आती है। रिपोर्ट में देखा हमने, टाइटल एड्रेस ही देखा है। उसके बाद में तुम्हारा नीचे का डेट प्लेस सिग्नेचर देखा है, डेट प्लेस सिग्नेचर आता है। उसके बाद में मोटा मोटी लेवल पे देख ले, पहला पहला वाला पॉइंट बाद में देखेंगे। फिर नेचर ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म बाय एसओ, फिर हम क्या करेंगे, इंटेंडेड ओनली यूजर एंटिटी एंड उसके ऑडिटर के लिए, तो ये तुमने क्या किया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, फिर सर्विस ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबल क्या है, ओपिनियन देने के लिए। एस ए 3402 के हिसाब से किया है, इथिकल कंप्लायंस को हमने अध्ययन किया है एंड रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन किया है। सर्विस ऑडिटर के प्रोसेस क्या होते हैं, उसमें हमारा प्रोफेशनल जजमेंट लगता है, ये तो बता दे। हमने जो एविडेंस ऑब्टेन किया है ना वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है, ऐसा हमको बिलीव है। ठीक है, टाइप 1 रिपोर्ट के केस में तुम क्या होता है, नो प्रोसेस रिगार्डिंग कंट्रोल इफेक्टिवनेस, क्योंकि टाइप 2 के रिपोर्ट में तुझे बताना पड़ता है कि तुमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किया है। लिमिटेशन के बारे में बता दे कि भाई साहब कुछ कुछ ऐसे चीज़ होती है कि ये हमने जनरल पर्पज सबके लिए बनाया है, तो कुछ चीज़ें हमसे छूट गई हो सकती है जिसके ऊपर हमने फोकस नहीं करा है, तो इसके ऊपर तुमने क्या करा है, लिमिटेशन के बारे में बता दिया है। सर्विस ऑडिटर के ओपिनियन में तूने बता देना है, टाइप 2 एंड टाइप 1 रिपोर्ट में सेम चीज़ें है, फेयरली प्रेजेंट किया है, सुटेबली डिजाइन किया एंड ऑपरेटेड इफेक्टिवली है। ठीक है, एंड टाइप 1 के रिपोर्ट में सिर्फ फेयरली प्रेजेंट एंड सुटेबली डिजाइन वाला पोर्शन जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा वो देखना पड़ेगा तुझे। अब दूसरा, येसो का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, येसो का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सबसे पहले फेयरली प्रेजेंट करना है, मतलब प्रिपेयर करना है, तो प्रिपेयर करने का जिम्मेदारी उसका है। उसके बाद डिजाइन करना है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को स्टेट करना है, तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को स्टेट करने का जिम्मेदारी उसका है। एंड डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट करने का कंट्रोल को किसके हिसाब से, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो जिम्मेदारी उसका है। ये तो 3 चीजें तुमको याद हो जाएगी। सिर्फ एक बात आती है कि प्रोवाइड करना है सर्विसेज जो कवर होते हैं एसओ के डिस्क्रिप्शन में, उसका भी जिम्मेदारी एसओ का जिम्मेदारी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले एसओ का डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई कर लो, येसो का डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई कर लो। फिर उसके बाद में येसो के असर्शंस, मतलब जो तुमने ऊपर रिपोर्ट देखे थे ना, ये वाला येसो का डिस्क्रिप्शन एंड उसके बाद में येसो के असर्शन, ये दोनों चीजें तुमने क्या करनी है, रिपोर्ट में सबसे पहले बता देनी है। येसो का डिस्क्रिप्शन एंड येसो का असर्शन, फिर तुम्हें बताना है कि कौन सा डिस्क्रिप्शन जो है ना येसो का, जो हमारे ओपिनियन में कवर नहीं होता है, कौन सा डिस्क्रिप्शन ऐसा है जो हमारे ओपिनियन में कवर नहीं होता है। फिर बता कि कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल है ना, उसको हमने चेक नहीं किया है, लेकिन ये चेक करना जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि भाई साहब जो डिजाइन किया है ना, देख कहाँ पे लिखा है, इसको थोड़ा हटा देता हूँ, बहुत कचरा हो गया। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल है, देख यहाँ पे लिखा है कि
येसो का डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें ऐसा लिखा है कि उसको अचीव किया जा सकता है ओनली इफ यूजर एंटिटी के कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल अगर सुटेबली डिजाइन की है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है, तो भी तुम उसको अच्छे से देख सकते हो। अगर ऐसा लिखा है तो तुझे कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स के बारे में तुझे बताना पड़ेगा। उसके बाद में एक बात बता, अगर तू सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के सर्विसेज का यूज करता है तो नेचर ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एज डिस्क्राइब इन एसओ डिस्क्रिप्शन, ये तुम्हारा रिपोर्ट जाता है, सिंपल सी बात आती है। उसके बाद में तेरा क्या जाता है, मॉडिफाइड ओपिनियन कब कब जाएगा, फेयरली प्रेजेंट नहीं किया है, सुटेबली डिजाइन नहीं किया है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली नहीं है, या फिर साई ऑप्टेन नहीं होता है, तो तेरा मॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा। रीजन तो साथ में बताना ही बताना पड़ेगा तेरे को। टाइप टू रिपोर्ट में तुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में बताना पड़ता है। क्या बताना है, कौन से टेस्ट तूने परफॉर्म किए हैं, उसके रिजल्ट क्या आते हैं, ये तुझे बताना पड़ेगा। तो क्या क्या बताएगा, कंट्रोल्स कौन से टेस्ट किए हैं सारे, या फिर सैंपल बेसिस पे किए हैं तूने, वो तुझे बताना पड़ेगा। एंड नेचर ऑफ टेस्ट परफॉर्म इन सफिशिएंट डिटेल, डिटेल में बता कि भाई साहब तूने क्या क्या चेक किया है। अगर तुझे डेविएशन मिल जाता है ना, तो बता कि कितना चेक करने के बाद, कितना टेस्ट करने के बाद तुझे डिस्कवरी हुआ डेविएशन का, कितने नंबर में तुझे डेविएशन मिला है, एंड वो डेविएशन किसके ऑथराइजेशन अप्रूवल किसके लिए डेविएशन है। एंड साथ में अगर तुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोल ऑब्जेक्टिव अचीव हुए ना, फिर भी तुझे डेविएशन तो तूने बताना ही बताना है। ओके भाई साहब, हमारे स्टैंडर्ड्स यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ पे हमारा 50% ऑफ सिलेबस खत्म हो जाता है। अभी भाई साहब हम अगले वीडियो से क्या करेंगे, अगले वीडियो से हम हमारा पार्ट बी सी डी को हम शुरू करेंगे। हमारा ए पार्ट पूरा खत्म हो जाता है भाई साहब, खुशी की बात है भाई साहब, खुशी की बात है। दोस्तों, अभी तक जो भी आपने वीडियोस देखे ना, अभी तक अगर आपको आपको अगर ऐसा लगता है ना कि भाई साहब ये बंदे ने कुछ तो मेहनत करी है, कुछ तो मेहनत करी है समझाने के लिए, कुछ तो मेहनत करी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए भाई साहब, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, उनको भी फ़ायदा होने दीजिए, ठीक है। एंड ये नोट्स वगैरह अगर आपने खरीदे नहीं है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उस नंबर पे डीएम कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो भाई साहब, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई साहब, एंड शेयर तो करते रहना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय